अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मैं उसके निकाह में हूँ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम निकाह है। निकाह दो लोगों के दरमियान होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या दो लोगों के दरमियान रजामंदी से तय पाने वाला एक पाकीज़ा रिश्ता है। लेकिन कई दफ़ा इस रिश्ते को करने से पहले लड़के की रजामंदी तो देखी जाती है और लड़की की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं। इसे माशरे की जंजीरों से इज्जत के जाल में फंसा दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ चुप रहने को। ये जिसे मर्द एक कागज़ का टुकड़ा समझकर दस्तखत करते हैं और औरत को अपनी ज़िंदगी में आने का हक तो दे देते हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात तक। लेकिन ये निकाहनामा एक लड़की के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। वो सिर्फ दस्तखत नहीं करती बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है, इस अनजान के नाम जो अब उसका मिजाज खुदा होता है। अपने शौहर की खुशी में खुश और गम में उसका साथ देने के वादे करती है, अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है। ये लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हात में से एक लम्हा होता है, लेकिन मेरे लिए निदामत के अलावा कुछ नहीं। बारात आने वाली है, पूरा घर खुशियों से चहक उठा। अम्मा, उसने बेचैनी से अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके मासूम चेहरे पर एक डर की लहर थी, सहमी सी। कुछ नहीं होता बेटा, ये तो खुशी का मौका है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे अब्बा जैसे भी हैं, सख्त दिल, बेरहम, लेकिन मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हें किसी अरे गैरे के हाथ में नहीं देंगे। अल्फा बेगम रोशाइल को अपने सीने से लगाया हुआ था, लेकिन इन्हें अंदर से अभी भी डर था कि कहीं बुरा ना हो जाए, क्योंकि घर में रोशाइल के अब्बा अरशद अली के अलावा किसी ने उसके होने वाले शौहर को नहीं देखा था। अब क्या यहाँ रोना धोना करती रहोगी या इसे बाहर भी लेकर आओगी? बहुत रो लिया है, रुखसती के लिए भी कुछ बचा कर रख लो। अरशद अहमद छड़ी का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके लहजे में तल्ख कलामी थी जो दिलों में आग लग जाती थी। बाप जैसी नरमी कलामी उनमें नहीं थी। रोशाइल की तीन बहनें थीं, सबसे बड़ी दानिया, मंजली रोशाइल और सबसे छोटी तस्निया और सबसे छोटा भाई अली। घर का माहौल हमेशा डरा और सहमा होता था। वजह उनके अब्बू अरशद अली का गुस्सा था। अपनी बेटियों पर तानाबाजी, उनको माशरे में बदनाम करने के ताने देते थे। अक्सर रोशाइल उसका शिकार बनती, क्योंकि उसकी बड़ी बहन दानिया पसंद की शादी करना चाहती थी। अरशद अहमद के लगातार ना कहने पर आखिर उसने घर से फरार होने का फैसला कर लिया। इसी वजह से अरशद अहमद का गुस्सा अपनी बेटियों पर और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने रोशाइल और तस्मिया की पढ़ाई रुकवा दी। रोशाइल कॉलेज के आखिरी साल में थी जब उसने पढ़ना छोड़ दिया, जबकि तस्मिया ने 10वीं जमात के इम्तिहान दिए थे। उसके बाद वो किसी कॉलेज में नहीं जा सकी, अलबत्ता उनका छोटा भाई स्कूल जाता था। शावेज सिकंदर नाम है मेरा, सुन लिया तुम लोगों ने? शावेज सिकंदर, मिर्ज़ा सिकंदर का इकलौता बेटा, जिसके लिए कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं। तो फिर वो कैसे नहीं मुझे मिल सकती? कैसे नहीं मिल सकती? शावेज की जुबान लड़खड़ा रही थी। मुंह से आती शराब की बदबू साफ वाजे था कि वो नशे में धुन था। हाथ में पकड़ी मशरूब की बोतल जो आधी हो चुकी थी। अभी साले कितनी दफ़ा बता चुका हूँ तुझ में कितने तेरी नामालूम महबूबा की शादी हो चुकी है, वो जा चुकी है अपने शौहर के साथ, लेकिन तू है मानता नहीं। शावेज के दोस्त शहरयार ने उसे बताया, जो गाड़ी के आगे टेक लगाए खड़ा था। जो झूठ झूठ ये हो नहीं सकता कि उसकी शादी हो जाए। वो मेरी होने वाली बीवी, जिसे शावेज ने कहा। उसके दूसरे दोस्त जवाद ने बात काटी। बीवी थी अबे, बचपन की कहीं मंगनी थी, निकाह नहीं था, जो अभी तक तेरे इंतजार में होती, और वो अभी तक तुझे भूल चुकी होगी। और तू है पागल मजनू की तरह उसको ढूंढता है, जिसे जवाद ने कहा। शहरयार और अरसल ने कहका लगाया। शावेज, शहरयार, जवाद और अरसल तीनों बेहतरीन दोस्त थे, चारों ही अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन शावेज इन तीनों से ज्यादा अमीर था, मिर्ज़ा सिकंदर की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो था। अच्छा शावेज यार, कोई एडवेंचर ही करते हैं। आज हमें ऐसा एडवेंचर करके देखा जो किसी ने ना किया हो आज तक, जैसे अरसल ने कहा। शावेज ने साथ गाड़ी पर रखी एक और मशरूब की बोतल उठाई और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से टेक आगे की। चंद कदम आगे बढ़ा। कौन सा ऐसा एडवेंचर है जो तेरे यार ने आज तक नहीं किया? कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो, शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, जवाद ने तंजीक किया। अगर ऐसा है तो आज फिर ये कर क्या? शावेज ने जवाद की तरफ देखा था। ये जो घर है, ये जो सामने घर है ना, जैसे जवाद ने कहा। सबकी नजर उस घर की जाने मुतवज्जो होगी जो लाइट से जगमगा रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे सारी चांदनी ने इस घर को अपने लपेटे में लिया। बजते हुए बैंड बाजे चीख चीख कर खुशी का इजहार कर रहे थे। जवाद, तेरे कहने का क्या मतलब है? अरसल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, जो तंजिया मुस्कुरा रहा था। मतलब ये कि हमारा एडवेंचर बॉय इस शादी के घर में जाए और एक ऐसा एडवेंचर करके आए जिससे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए।
जैसे जवाद ने कहा, शहरयार और अरसल चौंक गए। अबे पागल हो गया या? शादी का घर है और नशे में है वो। अगर इस हालत में जाएगा तो मार खाकर ही आएगा। और देख बारात आ रही है, मतलब लड़की की शादी हो रही है। जवाद, तू होश में तो है? जैसे शहरयार ने कहा। शावेज आगे बढ़ा और कहा, बस सब चुप कर जाओ। तुम लोगों में इस घर में जाऊंगा और तुम सब देखना, ऐसा एडवेंचर करूंगा कि तुम सब लोग हैरान रह जाओगे। शावेज की आवाज में नशापन था। साफ जाहिर था कि वो अंधाधुंध नशे में था और नशे की आड़ में उसने शादी वाले घर जाने का फैसला कर लिया। जवाद हंस रहा था और शावेज को उकसा रहा था कि तुम से ये नहीं होगा, लेकिन उसने अपनी इज्जत और अपने दोस्त के सामने अपने आप को सबसे बड़ा एडवेंचर साबित करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन शहरयार और अरसल इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन शावेज ने सबकी अनसुनी की और इस शादी वाले घर की तरफ बढ़ गया। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता ढूंढते हुए? अरफा बेगम ने चिल्लाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ है? सही और अच्छा भला तो है, और वैसे भी तेरी बेटियों के लिए यही बेहतर है। खुदा का खौफ करो अरशद, वो तुम्हारी भी बेटियां हैं और मेरी फूल जैसी बच्ची को इस 40 साल बूढ़े आदमी से ब्याह रहे हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए, जो अपनी बेटियों से इस कदर नफरत कर रहा है कि अपनी 25 साल बेटी को कैसे किसी के भी हाथों देने के लिए तैयार है। अरे बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन तुम जैसे संगदिल इंसान को क्या पता। मैं अपनी बेटी को उसके साथ नहीं जाने दूंगी, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। जैसे ही अरफा बेगम ने कहा, अरशद ने उसके मुंह पर इस कदर जोर से थप्पड़ रसीद किया और अपनी वहशी आंखों से बोले, वो मेरी बेटियां नहीं है, सुन लिया तुमने? वो तुम्हारे शौहर की पहली औलाद है। मेरा सिर्फ एक बेटा है अली, और तुम्हारी बेटियों की यही औकात है। अरे शुक्र करो मैं इनकी शादियां कर रहा हूँ, और वरना इनको कौन रईसजादे रिश्ते देने वाले। अरफा बेगम चुप हो गईं। उनके पास अब कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह गया था। रोशाइल खामोश थी, बिल्कुल खामोश। उसकी आवाज़ पर चुप्पी की मोहर लग गई थी। वो संगदिल हो चुकी थी, वो कुछ नहीं कह सकती थी, कुछ भी नहीं। और आखिर वो कह भी देती तो क्या? उसके अब्बू ने कौन सा रुक जाना था? वो कभी नहीं मानते। उन्होंने आज तक इन्हें सिर्फ बाप का नाम दिया, लेकिन प्यार नहीं। वो सारी जिंदगी बाप के प्यार को तरसती रही। उनके सगे बाप यानी अरफा के पहले शौहर का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद अरफा ने अपने दूर के रिश्तेदार यानी अरशद अली से निकाह कर लिया। उस दिन के बाद आज तक अरशद ने रोशाइल, दानिया और तस्मिया को अपनी जिंदगी सगी औलाद की तरह प्यार नहीं किया। रुको, जैसे शाहबाज ने कहा, सब लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई, जो हाथ में मशरूब की बोतल पकड़े लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी आवाज़ सबसे अलग थी। सब लोगों के दिलों में कई कई तरह के सवाल पैदा होने लगे। ये शादी नहीं हो सकती। जैसे शाहबाज ने कहा, वहां मौजूद सब लोगों की नजरें वहीं मुंजमद हो गई। सब उसकी बात पर हैरान और चौंक गए। रोशाइल के सामने साथ बैठा दूल्हा वो हड़बड़ा कर उठा। रोशाइल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपना घूंघट उतारना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अबे कौन है तू? शराबी, यहाँ कैसे आ गया? तू चल निकल यहाँ से। अरशद अली ने शाहवेज को धकेला। मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही शाहवेज ने फिर कहा, वो दूल्हा आगे बढ़ा और गुस्से से उसका गिरबान पकड़ा और कहा, साले कौन है तू और यहाँ क्या करने के लिए आया है? ये तो इनकी बेटी बता सकती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जैसे ही शाहवेज ने कहा, रोशाइल का दिल मुंह को आ गया। उसने घूंघट उतारा और एक नज़र उसकी तरफ देखा। ब्लैक टी शर्ट पैंट में मलबूस था वो। उसकी सुर्ख आंखें और बाल आंखों पर पड़ते थे। गहरी आवाज अरशद अहमद, और इस दूल्हे ने रोशाइल की तरफ देखा, जो नहीं नहीं में सर हिला रही थी। रोशाइल के चेहरे के तासरात से साफ वाजे था कि वो शाहवेज को नहीं जानती थी। पर ये क्यों ऐसा कह रहा था? बकवास बंद करो, मेरी बेटी को कैसे पता होगा? मेरी बेटी का तुझसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? अबे बुढ़े, मैं तेरी बेटी का आशिक हूँ, तेरी बेटी का यार। खुद तेरी बेटी ने आज यहाँ बुलाया है मुझे, ताकि मैं ये शादी रोक सकूं। जैसे शाहवेज ने कहा, खुदा कसम, आसमान फट गया। अरफा का कलेजा मुंह को आ गया। वहां खड़े सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। नहीं नहीं अब्बा, मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि अरशद अली ने यह कहते हुए रोशाइल के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अब्बू, खुदा का वास्ता है, मुझ पर यकीन करें, मैं इसे नहीं जानती और ना ही मैं आज तक इससे मिली हूँ। चुप कर। अरशद ने अपना दूसरा हाथ उठाने लगे थे कि अरफा ने उनका हाथ रोक लिया। अली के अब्बा, रोशाइल सच बोल रही है, उसे वाकई नहीं इस लड़के का पता। तो क्या ये खुद आ गया है? बताओ, इसने इसे बुलाया है तो आया है। जैसे अरशद ने कहा, शावेज लड़खड़ाया और मशरूब की बोतल नीचे फेंकी और कहा, हाँ अंकल, मुझे आज रोशाइल ने खुद यहाँ बुलाया है। बताओ ना रोशाइल, सबको हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, रात को घंटे घंटे तक बातें करते थे। बताओ। शावेज आज किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। वो नशे में धुंध था और उसे ये तक नहीं पता था कि उसके झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद होगी। पहली बहन भाग गई, छोटी भी तो वैसे ही निकलेगी। आज एक इश्क सामने आया, कल को पता नहीं कितने और आएंगे। बारात में मौजूद एक शख्स ने कहा, चलो भैया, हम इस बदचलन लड़की के साथ कोई निकाह नहीं रखना चाहते।
बारात ये कहते हुए रोशाइल के आगे थूकते हुए चले गए। वो वहीं खड़ी थी, बस चुप हो गई। उसकी जुबान चुप हो गई। क्या कहती, वो क्या सफाई देती, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबके सामने उसकी इज्जत को उछाला गया था, अब कोई उसे नहीं थामेगा। अब्बू, अल्लाह का वास्ता है, आपको मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। रोशाइल ने अपने अब्बा के पांव पकड़ लिए। सारे बाराती जा चुके थे। दफा हो गंदी बदचलन बाप की औलाद। अरशद ने रोशाइल को लात मारकर पीछे किया और शावेज को पकड़कर चेयर पर बिठाया, जो पूरी तरह नशे में धुत था। कारी साहब, इसका निकाह पढ़ाओ। जैसे ही अरशद अली ने कहा, रोशाइल की सांसें रुक गईं। उसने अपने बाप की तरफ देखा, जो अब उसका निकाह एक नशे में धुत शख्स के साथ कर रहे थे। वो हार गई। आज उसे जिंदगी ने बहुत बड़ा दुख दे दिया था। रोशाइल का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। आज उसके दामन पर अपनी बहन की तरह आवारा बदचलन बदकिरदार का झूठा दाग लग चुका था। जैसे वो अगर सारी जिंदगी भी धोती रहती तो वो अब कभी मिटने वाले ना थे और ना ही हल्के होने वाले। आज शावेज सिकंदर ने उस मासूम की जिंदगी एक एडवेंचर के आड़ में तबाह कर दी थी। आज उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसकी किस्मत ने कैसा खेल खेला कि उसका निकाह उस शख्स के साथ हो गया जो नशे में चूर हालत में था। जैसे ये तक पता नहीं चल सका था कि दस्तखत कहाँ करने हैं। निकाह हो चुका था। अरफा बेगम वहीं चुप बदनामी के तानों से डरी खड़ी थी। चल उठ, रुशाइल के बाप ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आज से ये तेरी बीवी है। अब चाहे इसके साथ जो मर्जी कर, उसे मार या रख, जो भी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये मर चुकी है बदचलन लड़की। अब्बा, मेरी एक दफ़ा बात सुने। जैसे ही रुशाइल ने कहा, अरशद अहमद ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ रसीद किया और कहा, दफा हो जा बदकिरदार, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। जो तू है आज वो जाहिर हो चुका है। रो क्यों रही है? अब तो तेरे आशिक से निकाह हो गया तेरा, और निकल जा अब हमारी जिंदगी से। अब कभी हमारे घर का रुख ना करना, सुन लिया तुमने? अब्बा, आपको खुदा का वास्ता है ऐसा मत करें मेरे साथ। अम्मा, आप अब्बा को समझाएं ना, वाकई मैं उसे नहीं जानती, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए सब चुप क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। तस्मिया अम्मी मुझे ला रही थी, लेकिन कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। अरशद अहमद उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर दरवाजे तक ले गया। दफा हो जा यहाँ से। अरशद अहमद ने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बेहोश हवास चल रही थी। शावेज को होश तक नहीं थी कि वो क्या कह रहा है। रुशाइल उसके पीछे पीछे थी और उसकी सिस्कियों से उसका चेहरा भीग चुका था, लेकिन वो नशे में धुंध आगे बढ़ रहा था और उसके साथ जाना पड़ा। और वो करती ही क्या, उसके सारे रास्ते तो बंद कर दिए थे। शावेज ने आज से वो अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर बैठी थी। अब ये शहरयार, ये शावेज किसको साथ लेकर आ रहा है? जैसे शहरयार ने देखा, वो वही हक्का बक्का रह गया। शावेज आगे नशे में धुत लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके पीछे वो चल रही थी लो कराया में एडवेंचर। जैसे शावेज ने कहा, अरसल शावेज के करीब आ गया और कहा, अबे साले, ये क्या कराया है? कुछ नहीं, मैंने क्या किया है? निकाह कर लिया तुमने इसके साथ? जैसे अरसल ने कहा। शावेज हंसा और कहा, नहीं नहीं, बस एक जगह दस्तखत किए हैं, और पता है मैंने इधर जाकर क्या कहा? जैसे शावेज ने कहा, रोशाइल का दिल फट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह तक खींच ली हो। वो शख्स जो निकाह को एक दस्तखत तक की हद समझता है, वो सारी जिंदगी उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ा। जैसे वो घर का दरवाज़ा खोलने लगा, उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे है। जैसे उसने रुख बदला। वो दुल्हन के लिबास में मलबूस थी, दोनों हाथ जोर से पीछे थे, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। आप कौन है मैडम, और यहाँ क्या कर रही हैं? जैसे ही शावेज ने कहा, रुशाइल ने चौंक कर शावेज की तरफ देखा। वो मेरी ज़िंदगी में आया था, ख्वाबों का शहजादा बन के नहीं, ज़िंदगी कुछ ही पलों में बर्बाद कर गया। मेरी अपने नाम मेरी सारी ज़िंदगी ले गया। ये कैसा निकाह रिश्ता है? कुछ ही पलों में वो मुझे भूल ही गया। बीवी हूँ तुम्हारी। रोशाई ने इस कदर जोर से कहा कि वो पीछे हटा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और मुझसे पूछ रहे हो कि कौन हूँ मैं? क्या मिला बताओ, मुझे क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे दामन पर कीचड़ उछाला तुमने? बताओ मुझे। रोशाइल ने शावेज का गिरेबान पकड़ा था। जैसे गेट कीपर ने ये सब कुछ देखा, वो जल्दी से अंदर गया। घर की लाइट्स ऑन की, और घर नहीं, वो एक आलीशान बंगला था। रईसजादे होना बड़ा शौक है एडवेंचर करने का, कि ये तक भूल जाते हो कि इंसानी जिंदगी के साथ ही एडवेंचर कर छोड़ते हो। कौन कौन? तुम सबीन मिर्जा और मिर्जा सिकंदर अपनी आंखें मलते हुए नीचे आए। रात के 1 बज रहे थे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम, और मेरे बेटे को क्या कह रही हो? जैसे ही सबीन ने कहा, शावेज बोला, मामा मुझे नींद बहुत आई है, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। रुको शावेज, मिर्जा सिकंदर ने शावेज को आवाज़ दी। बताओ क्या करके आए हो इस बच्ची के साथ? रोशाइल को मिर्जा सिकंदर की आवाज़ में अपनाहट महसूस हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं सिकंदर साहब? शावेज को कैसे पता होगा? ये लड़की ही बता सकती है ना। बताओ, अब क्या यहाँ खड़े खड़े रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? वो अभी कुछ कहती कि शावेज ने लड़खड़ाती जबान में कहा, मामा वहाँ इसके घर में गया एडवेंचर के सिलसिले में, और वहाँ जाकर मैंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती, और इसके बाप ने कहा कि ये मेरे निकाह में है।
अब क्या रोती रहोगी या बताओगी भी कुछ? जैसे सबीन ने कहा, मिर्जा सिकंदर ने उसकी बात काटी। क्या बताना है? अब बताने वाला कुछ नहीं रह गया। तुम्हारा बेटा उसकी जिंदगी तबाह कराया है। मुझे शर्म आती है कि तुमने उसे ये तरबियत दी कि लोगों के घरों में घुसकर अपने इस 2 टके के एडवेंचर की खातिर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ये क्या कह रही हैं मिर्जा साहब? आप इस 2 टके की लड़की के आंसू ज्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसने खुद बुलाया होगा। वैसे भी इन छोटे घर वाले लोगों की अक्सर बड़े घरों में रहने की ख्वाहिश रहती है, और ये मखार के आंसू आपको सच्चे लग रहे हैं। सबीन मिर्जा की बातों में एक तल्ख लहजा था, वही लहजा जो उसके अब्बा में था। उसकी तंजिया बातें रोशाइल चुपचाप सुनती रही। नाम क्या है तुम्हारा? सबीन ने एक बार फिर उसे सवाल पूछा। रोशाइल। तो बीबी रोशाइल, हम पर इतना एहसान कर दो कि ये रोना धोना बंद करो, और ऊपर स्टोर रूम है, वहीं जाकर सो जाओ। आज से वही तुम्हारा ठिकाना है। अगर इस घर में रहना है ना, तो अपनी जुबान को ताला लगा कर रखना होगा। सुन लिया तुमने? और हाँ, एक बात और। समीन रोशाइल के करीब आई। अगर तुमने मेरे बेटे के कमरे या उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना, तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें घर से निकालते हुए। जीना भी नहीं है बस में, रोना भी नहीं है बस में। मैं दुनिया सही ना जाए कैसी है लगन की रस्में। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दर दर की ठोकरें खाने से बचने के लिए वो अब यहीं रहना चाहती थी, और जाती भी कहाँ। सारा कुछ तो बर्बाद हो गया था। उसके सारे अपनों ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, और सबसे बढ़कर उसका शौहर शावेज सिकंदर महज एक निकाह नामे पर दस्तखत करने के अलावा अब उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता था। कहने को तो वो उसकी बीवी थी, लेकिन उसे बीवी का कोई हक नहीं दिया गया था। इस घर में महज एक काम करने वाली नौकर के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता था। नहीं नहीं अब्बा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। वो एक छोटे से कमरे में जमीन पर लेटी थी। दुल्हन के लिबास में मलबूस होने की वजह से उसे शदीद गर्मी लग रही थी। सोते हुए भी उसे वही वाकया बार बार याद आ रहा था। शायद अब ये वाकया रोशाइल की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था, जैसे वो ना चाहते हुए भी बहला नहीं सकती थी। अम्मी। रोशाइल की अचानक आंख खुली। उसे इस रात से जुड़ी हर बात याद आ रही थी, और उसकी रातों तक की नींद उड़ा दी थी। रोशाइल की आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। वो बार बार सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रही थी। इस छोटे से कमरे जिसमें ना कोई पंखा था और लाइट की रोशनी ना होने के बराबर थी, इस गर्मी की हिद्दत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अचानक वो बाहर निकली। अभी वो बाहर निकली थी कि सामने से सबीन और शावेज सिकंदर आ रहे थे, मुस्कुराते हुए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी गहरी आवाज़ और पुरकोशिश आंखें, पेशानी पर हल्की हल्के बाल गिरते थे, जैसे वो बार बार अपने हाथ से पीछे करता। ब्लैक कुर्ता शलवार, जिसकी आसीनें अमूमन कोहनियों तक की हुई थी, वो इस रात वाला मशरूब में चूर शावेज मालूम ही नहीं हो रहा था। अभी शावेज रोशाइल की तरफ देखते कि सबीन की नज़र उस पर पड़ी। बेटा तुम नीचे जाओ, नाश्ते की टेबल पर मैं आती हूँ। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया, यूं मानो उसे सब कुछ भूल गया हो, सब कुछ जो उसने किया था। शायद अब वो रोशाइल को भी पहचानने से इनकार कर दे। तुम बाहर कैसे निकली? कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे बेटे के सामने अपनी इस मनहूस शक्ल को दिखाना तक नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना उसके सामने जाने का, उसे बताने का कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं, वो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। ओह अच्छा, अब मैडम को गर्मी लग रही है, तो जिस घर से आई थी वहीं से कपड़े नहीं ला सकती थी क्या? माँ बाप ने बस ऐसे लावारसों की तरह रुखसत कर दिया। सबीन की बातें दिल को चीर देने वाली थीं। रुशाइल के बस में नहीं था कि वो कुछ कह सकती। कोई कपड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें? नहीं आंटी प्लीज़, बहुत गर्मी है, रुशाइल ने एक बार फिर कहा। गुलनाज, गुलनाज। जैसे सबीन ने आवाज़ दी, गुलनाज फौरन आई। जी बीबी जी, अपने कोई कपड़े लेकर आओ जो बहुत ज़्यादा पुराने हों। लेकिन क्यों बेबी? मैं जो कह रही हूँ वही करो, कपड़े लेकर आओ और इसे दे दो, और कल से तुम ना आना काम पर। सबीन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें नई काम वाली मिल गई है। रोशाइल सहम गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। देखें, फिर आ गई खाला की जान। सबीन ने ये कहते हुए फिर सारा को अपने गले लगा लिया। मैंने सारा कमरों की सफाई करवा दी है, अब क्या करना है? रुशाइल हाथ में कपड़ा पकड़े लाउंज में दाखिल हुई थी। खाला ये कौन है? सारा ने हैरानगी से रुशाइल की तरफ देखा, जो सादा कपड़ों में भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये मैंने कितनी दफ़ा कहा है, जब कोई भी मेहमान आया हो तुम अपनी शक्ल लेकर ना आया करो। जाओ दफा हो जाओ, और शावेज का कमरा साफ करो। और हाँ, सिर्फ कमरा ही साफ करना, सबीन ने दांत भेजते हुए कहा। सारा के सामने उसे ये कहना पड़ा कि क्योंकि आज तक वो कभी शावेज के कमरे में नहीं गई। खाला वैसे ये है कौन? मेरा मतलब है दिखने में अच्छी भली लग रही है, सारा ने तशवीश करते हुए पूछा। हाँ वो बेटा, ये मुझे बाहर बाजार में मिली थी, बेचारी गरीब है ना, तो मैंने भी तरस का किया और रख लिया काम पर। सबीन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। खाला मुझे सच सच बताएं, बात क्या है? सारा के लहजे में गर्मी पैदा हुई थी। वो बेटा शावेज, इस तरह सबीन ने सारा वाकया सारा को बताया। जैसे सारा ने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या शावेज की बीवी है ये? नहीं नहीं बेटा, कोई बीवी नहीं है ये, नशे में कोई निकाह नहीं होता। सबीन ने बात को संभालने की कोशिश की। बस करें खाला, मुझे पता है, अपने बेटे की साइड ना लें।
لیکن چاہے نکاح نشے میں کیا ہو لیکن ساری رسم مطابق کیا ہے نا، حق مہر سے لے کر گواہ تک سب کچھ تو ہے نکاح نامے میں، اور آپ کہہ رہی ہیں یہ نکاح نہیں۔ دیکھو میری جان، سیدھی سی بات ہے، شاویز اس نکاح کو نہیں مانتا۔ پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ تو صرف تم سے پیار کرتا ہے، منگنی تم دونوں کی ہو چکی ہے، شادی بھی جلدی ہو جائے گی، لیکن خالہ اس کا کیا؟ وہ تو اس کے نکاح میں ہے، اور ویسے بھی شاویز نے کیا خود کہا ہے کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا؟ کہاں؟ نہیں بیٹا، لیکن مجھے یقین ہے وہ اسے طلاق دے دے گا، بس مرزا صاحب کی آؤٹ آف کنٹری جانے کی دیر ہے، پھر دیکھنا کیسے میں اسے دھکے دے کر باہر نکالتی ہوں۔ ٹھیک ہے خالہ، لیکن زیادہ دیر تک نہیں، ٹھیک ہے میری جان؟ ماما وہ ہڑبڑی سے گھر میں داخل ہوا۔ شاویز بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ماما، وہ فائل رہ گئی تھی، بس اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ شاویز، سارا نے اسے آواز دی لیکن وہ جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ سارا، وہ منوس ابھی بھی شاویز کے کمرے میں ہے، صفائی کے لیے گئی تھی۔ سمین گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشائل شاویز کے واش روم سے باہر نکلی تھی کہ اچانک شاویز سامنے آ گیا۔ وہ دھک سے کھڑی رہ گئی، اس کا پاؤں شاویز کے شوز کے اوپر اچانک آ گیا تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ روشائل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تب سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ شاویز نے جیسے روشائل کو دیکھا وہ وہیں منجمد ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم تھا کہ اس نے روشائل کو پہچان لیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کو آگے منہ پر کیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شاویز نے جیسے کہا۔ وہ بھاگ کر باہر جانے لگی تھی کہ آگے سبین اور سارا کھڑی تھیں۔ آنٹی، ابھی روشائل کچھ کہتی کہ سبین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ بد چلن، بد کردار لڑکی، کیا چاہتی ہو تم کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بنو گی؟ تو پھر تم بھی کان کھول کر سن لو، میں تمہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ تم خود اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ خالہ چھوڑیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے، کیا منہ لگنا۔ جیسے ہی انہوں نے شاویز کو نیچے آتے دیکھا، انہوں نے روشائل کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ ہیلو بزی بوائے، سارا مسکراتے ہوئے شاویز کے قریب گئی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہائے اچھا کہاں جا رہے ہو؟ جیسے سارا نے سوال کیا، شاویز نے بڑے پیار سے لہجے میں کہا، وہ یہ فائل بابا کو دینی تھی، ابھی وہیں دینے جانا ہے، میرے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سوری سارا، کل کوئی پلان بناتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ خوش نصیب ہو تم، جیسے مجھے جیسی منگیتر ملی۔ اوہ، شاویز نے کہکا لگایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، شاویز نے فون اٹھاتے ہی کہا، بتاؤ کیا پتہ چلا؟ شاویز کی آواز میں تجسس تھا۔ صاحب بہت مشکل ہے، نہ تو آپ کے پاس اس لڑکی کی کوئی تصویر ہے جس سے اس کی شناخت کر لی جائے، اب اتنے بڑے شہر میں اسے ڈھونڈتے ہوئے تھوڑا وقت لگے گا، جیسے بھی ہو جو بھی کرو مجھے وہ لڑکی کا پتہ چاہیے۔ شاویز نے غصے میں کہتے ہوئے فون بند کیا۔ دیکھیے علی کے ابو، ایک دفعہ تو اپنی بیٹی سے مل آنے دو مجھے، پورا یقین ہے روشائل ایسا نہیں کر سکتی، وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ بکواس بند کرو، تمہیں کہا ہے اپنی بیٹیوں میں گندگی نظر آتی ہے تمہیں کہاں؟ اگر آتی ہوتی نا تو اپنی بڑی بیٹی کو فرار ہونے سے پہلے روک لیتی، اور چھوٹی اب جو بھی ہے اس کا نکاح کروا چکا ہوں، اس کا اب ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مر چلی ہے وہ ہمارے لیے۔ جیسے ارشد علی نے کہا، عرفہ بیگم وہیں چپ ہو گئی تھی، بس جس کی آواز تھی ایک دبی ہوئی آواز جس کا درد ناقابل بیان ہے، وہ ماں تھی، کیسے وہ اپنی بیٹی کو بھول سکتی تھیں؟ تو پھر شاویز بھابھی کا کیا حال ہے؟ جواد نے طنز کیا۔ جیسے جواد نے کہا، شاویز نے ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور کہا، کون سی بھابھی؟ ارے ہماری بھابھی جسے تم نکاح کر کے آئے تھے۔ بکواس بند کرو، سن لیا تم نے؟ اور رہی بات اس کی تو وہ میرا معاملہ ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تم چپ ہی ہیں، لیکن سارا کا کیا؟ اس کا کیا کرو گے؟ جسے پھر جواد نے کہا۔ شاویز نے جواد کا گریبان پکڑ لیا۔ ارسل اور شہریار آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ سے نہیں جاؤں۔ شاویز کے کمرے میں وہ فریادیں کر رہی تھی، لیکن سنگ دل سبین اس کو مارے جا رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ چلا رہی تھی، درد سے کرہا رہی تھی۔ معصوم چہرے سے گرتے آنسو چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ درد کی انتہا ہو چکی تھی۔ کمرے میں بے سہارا لیڈی ہاتھ اور بازوؤں پر کالے پٹے سے مارے گئے نشان نیلے ہو چکے تھے۔ زخم گہرے ہونے کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پائی۔ جب بیل سے ضرب پڑتی اس کی نظر نازک کلائیوں جیسے ہاتھوں پہ لگتی تو وہ چلا اٹھتی، اس قدر درد ہوتا کہ وہ خود کو سہار نہیں پاتی تھی۔ روشائل وہیں زمین پر گمسم پڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جس کی پلکیں آنسوں سے پوری طرح بھیگ چکی تھیں ان کو حرکت دی۔ مرزا سکندر ہاتھ میں دودھ اور دوائی پکڑے داخل ہوئے۔ جیسے ہی روشائل نے دیکھا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹھو بیٹا، مرزا سکندر نے بڑے نرم لہجے میں کہا، یہ لو دودھ پیو۔ انہوں نے گلاس آگے بڑھایا۔ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ٹھیک ہو بیٹا؟ مجھے پتہ لگ گیا ہے، میں اس پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا تمہارے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اب تو عادت ہو چکی ہے، درد سے بڑا پرانا واسطہ ہے، شاید اب ان زخموں کے درد اتنے نہیں ہوتے جتنے اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کے ہوتے ہیں، اور یہ زخم ایسے زخم ہیں جو ساری عمر نہیں بھریں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی دعا میسر ہے۔ میری زندگی میں شاید یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔ روشائل کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ یقین مانو۔ مرزا سکندر کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
صبر کرو میرے بچے، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے پورا یقین ہے شاویز تمہیں ہی تسلیم کرے گا اور تم ہی اس گھر کی بہو بنو گی۔ اور رہی بات سبین کی، میں نے اسے کہہ دیا ہے وہ آج کے بعد تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی۔ کتنا اپنا پن تھا ان کی باتوں میں، آج اتنے سالوں بعد کسی نے روشائل کو یوں پیار کیا تھا، باپ والا پیار جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی رہی۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچا اونچا روئے اور اپنے درد کو خوشی میں بدلے، کیونکہ آج اسے مرزا سکندر کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے اسے باپ عطا کر دیا تھا۔ کہ کیا میں آپ کو بابا بلا سکتی ہوں؟ وہ دروازے کی جانب بڑھے تھے جیسے انہوں نے روشائل کی یہ بات سنی پلٹے اور میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھتے ہی روشائل کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ درد بڑے جذبات کو خوشی کے کچھ لمحے میسر ہو گئے تھے، یوں مانو جیسے اسے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ بابا آپ نے دیکھا نا، آپ کی گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی، درد میں خوشی سے ہنسنا سیکھ گئی۔ کیا کہا؟ پڑھے گی تو؟ ارشد علی نے روشائل کے بالوں کو نوچتے ہوئے باہر لے کر آئے تھے۔ ابا آپ کس مٹی کے انسان ہیں جو اپنی ہی اولاد پر شک کی زنجیر باندھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی روشائل نے کہا تھا انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر رسید کیا تھا۔ کیا کہا؟ اب زبان چلائے گی تو میرے سامنے؟ بڑی بہن جو رنگ دکھا کر گئی ہے، تیرے بھی وہی لچھن ہے۔ بتا تو کس کے ساتھ بھاگے گی تاکہ ہم اپنی بدنامی سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر لیں۔ بس کر دے ابا، بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا؟ ارے کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کرتا ہے؟ بیٹیاں تو باپ کی گڑیا ہوتی ہیں نا، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ یہی کہ ہم آپ کی سگی اولاد نہیں؟ کیا یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم آپ کو ابا کہتے ہیں؟ اتنی بڑی بری طرح تو ہمیں مار دیتے ہیں، ایسے ہر روز ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور رہی بات باجی دانیہ کی، تو وہ بھاگی نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے وہ بھاگی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ ایک دم سے روشائل اپنے خواب سے بیدار ہوئی۔ دانیہ باجی؟ دانیہ کیسی ہوگی؟ کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ روشائل جلدی سے اٹھی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے بڑھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ جلدی جوس لے کر آؤ، شاویز آتا ہوگا۔ جی آئی، روشائل نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ہاتھ میں جوس کا جگ پکڑے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک شاویز اس کے سامنے آ گیا اور جوس کا جگ اس کے کپڑوں پر بری طرح گر گیا۔ روشائل کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ ارے کم بخت، سبین نے اپنے ہاتھوں کو قابو میں کیا۔ وجہ مرزا سکندر نے منع کیا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا ساری ساری رات سوئی رہو گی تو یہی حال ہوگا نا؟ جاؤ شاویز کو کپڑا دو۔ جی جی اچھا۔ وہ جلدی سے شاویز کے روم کی جانب بڑھی اور واش روم میں سنک کی جانب کھڑا تھا۔ یہ لیجیے، میں صاف کر دیتی ہوں۔ جیسے روشائل نے کہا اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ روشائل آگے بڑھی اور کپڑے سے اس کی ٹی شرٹ پر گرے جوس کے نشان صاف کرنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتا۔ جب وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے اپنی کوشش میں ناکام تھی، داغ گہرا تھا، ایسے تو نہیں صاف ہونا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے یہ ایسے نہیں ہوگا، جیسے شاویز نے کہا۔ روشائل نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ جاؤ میری نیو شرٹ پریس کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے روک لیا۔ سنو، وہ پلٹی۔ ماما نے جو کہا اس کو دل پر مت لینا۔ روشائل نے سر ہلا دیا اور چلی گئی۔ وہ سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی، تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ لیٹنے لگی تھی کہ سبین نے آ کر اسے اٹھایا۔ سنو، میں ذرا آج رات کہیں باہر جا رہی ہوں، مرزا صاحب کے ساتھ اپنی اوقات میں رہنا، تم سمجھ گئی نا؟ انہوں نے اپنے الفاظ میں روشائل کو سمجھایا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ لاؤنج میں کھڑی چکر لگا رہی تھی، بار بار اس کی نظریں گھڑی کی جانب تھیں۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ سونے کی کوشش کرتی لیکن اسے سویا نہیں جاتا تھا۔ جتنے دن وہ یہاں تھی وہ ہر روز شاویز کا انتظار کر کے سوتی، جب تک وہ گھر نہ آ جاتے تب تک۔ میں تمہیں ڈھونڈ کے چھوڑوں گا، کہاں چھپی ہو تم؟ وہ مشروب میں دھند گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی روشائل نے دیکھا وہ دوڑ کر اسے سہارا دینے کے لیے آگے آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے ملتی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے سارا سے منگنی کرنی پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے اوپر لے کر جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ تم رو کیوں رہی ہو بتاؤ؟ روشائل نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ کچھ نہیں۔ وہ جانے لگی تھی کہ پیچھے سے شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ جیسے شاویز نے کہا اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے، اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ آج بھی نشے میں ہی اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، جب نشہ اتر جائے گا وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی، اسے بہلانے کے لیے بولی۔ نہیں نہیں، بھولتی تو وہ یہاں اس دل میں راج کیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ نام یاد نہیں، بچپن کی منگنی تھی بس۔ جیسے شاویز نے کہا روشائل چپ ہو گئی۔ وہ یہاں دل میں بس چکی ہے۔ شاویز کی ہوئی باتیں ابھی تک روشائل کے دل و دماغ میں ایک نہ بھولنے والی یادوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ اس کے لہجے میں ایک درد تھا، انتظار کی ایک آس تھی، اور وہ آج بھی اسے
بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں پاگل مجنوں گلیوں گلیوں اپنے محبوب کی خاک چھانتا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے پرواہ عاشقوں کی طرح شراب پیتا اور اپنی محبت کو بھلانے کے لیے مجبوراً سارا سے منگنی کی اور مجھ سے نکاح کیا۔ نکاح نہیں تھا وہ، اس وقت میری زندگی کی نمائش لگی تھی، سب لوگوں کے سامنے ایک ہی وہی نمائش جو میرے ابا نے میرے ہونے والے شوہر کے سامنے رکھی، اور ایک شراب میں دھت شاویز سکندر کے نام۔ میں جتنی بھی اس سے نفرت کر لوں لیکن نہیں، کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس چیز کا کوئی معنی نہیں کہ کبھی بھی وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے یا مجھے ساری زندگی شراب میں دھت ہو کر اپنی بیوی تسلیم کرے گا، لیکن جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ شاید اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ بار بار اپنے دل کو اس بہلاوے میں بہکا رہی تھی، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ شاویز سکندر سے نفرت کرتی ہے، صرف نفرت، لیکن یہ دل لگی کی بازی ہے۔ جان جائے لیکن محبوب چاہے، ستم کری میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ دل اس سے نفرت کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ جب اس کی طرف دیکھتی تو اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی۔ کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ شراب میں دھت گھر آتا ہے؟ کیوں؟ آخر میں اس کی کیا لگتی ہوں؟ صرف نام کی بیوی، یا اس کی زندگی میں میری اہمیت صرف اتنی سی ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں؟ ایک بندش جس کی رسی شاویز سکندر کے ہاتھوں میں ہے، جو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ بس کٹ پتلی کی طرح میری زندگی کا کھیل ہے۔ شاویز سکندر انہی سوچوں میں گم تھی کہ نماز فجر کی آذان گونجنے لگی اور وہ جلدی سے اٹھی، نماز فجر ادا کی اور عموماً سارا گھر کی صفائی کی۔ وہ بار بار شاویز کے کمرے کو تک رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ دل پر جبر رکھتے وہ شاویز کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر بڑھی، کمرے کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں اور وہ بیڈ کے ایک سائڈ کونے پر سکڑتے ہوئے لیٹا تھا۔ صاف واضح تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ روشائد نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا آن کر دیا اور کمبل شاویز پر اڑا دیا۔ اس کے لمبے لمبے بال شاویز کے چہرے پر پڑے، جیسے ہی اس کی زلفوں نے سرگوشی کی وہ تھوڑا سا ہلا اور کروٹ بدلی۔ روشائد جلدی سے پیچھے ہٹی اور شاویز کے پیروں کی طرف دھیان دیا، جس میں ابھی بھی جرابیں پہنی تھیں۔ وہ بیڈ کے پیچھے رخ بڑھی اور اس کے پیروں سے جرابیں اتاریں، اس کے قریب پڑے شوز میں رکھیں اور آہستہ آہستہ سارے کمرے کو صاف کیا۔ جیسے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، سارے کپڑوں کا تہس نہس تھا، کوئی بھی شرٹ ترتیب سے نہیں رکھی تھی۔ اس نے شاویز کے آفس جانے کے کپڑے نکالے، سارے پریس کیے۔ وہ گہری نیند میں تھا اور اسی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب بھی روشائل اس کے آس پاس گزرتی، اسے یوں محسوس ہوتا کہ شاید اس کو کبھی دیکھا ہے، لیکن پھر وہ نہیں میں سر ہلاتا۔ جوس، روشائل نے یہ کہتے ہوئے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ تھینک یو، شاویز نے میٹھے انداز میں کہا۔ جانے لگی تھی اور پھر اسے روکا، اور وہ ہمیشہ کی طرح شاویز کی آواز تھی۔ وہ لڑکھڑایا، شاید نام بھول گیا۔ روشائل، ہاں، آئی ایم سوری، یاد آیا؟ اچھا روشائل، وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کہ تم نے میرے روم کا اسپیشلی الماری کا سیٹ اپ کیا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ مطلب آپ سمجھیں گے نہیں۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ بنا دیکھے سیڑھیوں پر قدم رکھتے جا رہی تھی کہ یہ تو ہوش نہ رہی کہ آگے سیڑھی ہے۔ لڑکھڑائی اور پاؤں پر دباؤ پڑنے پر زور سے گری۔ جیسے شاویز نے روشائل کی آواز سنی، وہ جھٹ سے اوپر آ گیا تھا۔ روشائل، اتنی دفعہ کہا ہے کہ دھیان سے چلا کرو، لیکن نہیں، ہمیشہ تم ایسے ہی چلتی ہو۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے۔ نہیں، رہنے دو، پاؤں پر ہلکی سی لگی ہے۔ یہ ہلکی ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ نہیں شاویز، میں نے کہا نا میں صحیح ہوں، تم ایسے نہیں مانو گی۔ شاویز اٹھا اور اس نے روشائل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھایا۔ وہ گمسم بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن کیوں بار بار وہ ناکام ہو جاتی؟ اس کے چہرے پر ایک پریشانی تھی۔ کیا شاویز کو بھی درد ہوا؟ وہ کیوں ایسا تھا؟ دو شخصیات جینے والا شخص۔ آگے کرو پاؤں۔ روشائل کو اپنا پاؤں آگے کرنا پڑا۔ اس نے کوئی میڈیسن لگائی۔ اس کے ہاتھ بالکل نرم تھے، جیسے وہ لگاتا۔ وہ اپنی نشیلی آنکھوں سے روشائل کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ کہیں اسے درد تو نہیں ہو رہی۔ ارے واہ، میڈم صاحب اب ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کریں گی۔ ایک دن باہر کیا گئی، تم نے اپنی اوقات دکھا دی، کام تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ چلو اٹھو۔ سبیر نے روشائل کا بازو پکڑا اور نیچے دھکیلا۔ یہ جو ناٹک کرتی ہو اپنے پاس رکھو اور کام پر لگو۔ اس سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ یہ کہتے ہوئے سبین باہر نکلی اور فون کال اٹھائی۔ میں نے کیا کہا تھا، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھ لو، شاویز کو اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آگے غریب لوگ گھر میں کم ہیں جو دوسری کو لے آئیں۔ جو بھی کرو اسے یقین دلاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں پھر سے کوشش کرتا ہوں، فون سے کسی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آج پارٹی ہے؟ شہریار نے چونکتے ہوئے سارا سے پوچھا۔ جی، میں نے اور شاویز نے سوچا ہے کیوں نہ تم لوگوں کو پارٹی دے دی جائے ہماری انگیجمنٹ کی، جیسے سارا نے کہا۔ ارسل نے شاویز کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف تھا، وہ بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا۔ کیوں بھائی؟ شاویز صاحب جیسے جواد نے کہا۔ شاویز نے جواد کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے ابھی بھی اسی کی فکر تھی۔ ایک گمسم سا سما تھا سب کے دلوں میں، ایک خوشی کی لہر جھوم گئی تھی۔ سب رات کو ہونے والی پارٹی کے لیے بہت پرجوش تھے۔
हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों में उसका चेहरा सोना था। किसी को अपनाने की चाह में उसकी दिल लगी अधूरी थी। वो कैसे सारा से मंगनी कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। उसके पास कोई हल नहीं था। कई बार तो वो हार जाता, लेकिन फिर ये दिल में मचलते जज्बातों का समंदर और उसे सुकून से ना बैठने देता। वो अपनी आशिकी के लिए बेकरार था, उसको एक नज़र देखने के लिए बेताब था। ये तो बहुत अच्छा है सारा, ऐसे सब इंजॉय भी कर लेंगे, तुम और शाविस टाइम भी स्पेंड कर लोगे थोड़ा। और साथ रुशाइल सबको कोक सर्व कर रही थी। शाविस और उसके तमाम दोस्त मौजूद थे। जैसे सबीन ने कहा, रुशाइल ने शाविस की तरफ देखा जो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट साफ वाजे थी कि वो रात को होने वाली पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम क्या कर रही हो, दे दिया ना? जैसे ही सारा ने रुशाइल की तरफ देखते हुए कहा। तल्ख लहजा उसने मासूमी से सर हिलाया। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ, जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे, सबीन ने तंज से मुस्कुराते हुए कहा और सारा की तरफ देखा जो जवाब शहरियार सब मुस्कुराहट, लेकिन शाविस को भी मजबूरन इस तंजिया मुस्कुराहट का हिस्सा बनना पड़ा। वो आगे बढ़ने लगी थी कि पीछे से अरसल ने उसे रोका। भाभी रुकिए, अरसल ने कहा। सबके चेहरे चौंक गए। सारा और सबीन ने एक दूसरे की तरफ देखा और हैरत से यूं मानो जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। शाविस अरसल की तरफ देख रहा था। शायद अरसल कुछ देर पहले रुशाइल के साथ की हुई बदतमीजी का बदला लिया था। वो पलटी नहीं थी, बस उसके कदम रुक गए थे। भाभी, रुशाइल आप भी आए। भाभी, ये क्या कह रहे हो अरसल? ये कोई भाभी भाभी नहीं है, सारा ने वजाहत दी। खैर, जहां तक मेरा इल्म है, शाविस ने बाकायदा निकाह किया था रुशाइल के साथ, तो ये भी पता होगा कि नशे में किया था। क्या किया तो नशे में था, लेकिन निकाह के सारे रस्म अदा की थी और उसे पता भी था। क्यों शाविस? जैसे अरसल ने कहा। शाविस चुप था। वो क्या कहता क्या बताता कि मैं उसके निकाह में हूं? नहीं, वो सबके सामने मुझे कभी तस्लीम नहीं करेगा। उसके सामने मैं नशे में धुन बीवी हूँ, जो नशे के बाद मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। किस्मत ने उसके साथ अनोखा खेल खेल दिया था। उसका शौहर उसके होने और दूसरी के साथ मंगनी कर रहा था और वो कुछ नहीं कह सकती थी। अरसल, उसकी औकात हमारे घर में नौकरानी जितनी है। ठीक है, सिर्फ नौकर, और ये शावेज की बीवी नहीं है। और जिसने कहा कि तुम बात कर रहे हो, तो वो शावेज उसे आज़ाद कर देगा बहुत जल्द। बस अंकल के बाहर जाने की देर है। सर के सामने उसका तमाशा बनाया जा रहा था। सब हंस रहे थे और वो कुछ नहीं कह रहा था। क्या कहता? मैं उसकी क्या लगती हूँ जो वो सबके सामने मेरी वजाहतें दे? अरसल ने रोशाइल का दर्द समझा था। वो जानता था कि ये किस हाल में है। उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि शाबिज क्यों सबके सामने अकेला तन्हा छोड़ देता था। मासूम सा चेहरा जिस पर शर्मो हया का पर्दा था। तरबियत वाजे थी, तो फिर कैसे शाबिज ने उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी इज्जत बदचलन का दाग लगा दिया। सबीन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंगनी की पार्टी क्यों? मिर्जा सिकंदर ने गुस्से से फोन में बात करते हुए कहा। वो अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे। क्या मतलब मिर्जा साहब, आप क्या कह रहे हैं? सारा और शाविज की मंगनी हो चुकी है, उसकी पार्टी है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? बात है, क्या है, मुझे भी तो पता चले। समीम साहिबा, आपके बेटे ने आगे एक मासूम के साथ निकाह किया है, फिर वो कैसे दूसरी शादी कर सकता है? बस मिर्जा साहब, बस कर दे, मैं इस निकाह को नहीं मानती। ठीक, सबीन ने ये कहते ही फोन बंद कर दिया। निकाह निकाह हद हो गई। सब तैयारियां जोरों शोरों पर थीं। सारा और सबीन ने आला डिजाइनर के कपड़े पहने थे। इतने महंगे कपड़े पहनने के बावजूद सारा में वो कशिश नहीं थी जो रोशाइल के सादा से लिबास में थी। रोशाइल ने ब्लैक पटेला और ब्लैक ही कमीज पहनी थी। कमर पर आते लंबे बाल और पुरकोशिश चेहरा कोई देखता तो एक मिनट नजरें न हटा पाता। हाथ में ट्रे पकड़े वो शावेज के दोस्तों को सर्व कर रही थी। अजीब सी बात थी, शावेज तब से मुसलसल रोशाइल को ही देख रहा था, जो अरसल को कोक पकड़ा रही थी। आप कैसी हैं? जैसे ही अरसल ने कहा, वो रुकी। मैं ठीक। रोशाइल की जुबान लड़खड़ाई। मैंने अक्सर देखा है, जो लोग दर्द सहने के आदी होते हैं, अक्सर झूठ पर उनकी जुबान लड़खड़ाती है, अरसल ने कहा। और रोशाइल ने उसकी तरफ देखा। शावेज मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था। सारा उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन बार बार क्यों वो उसकी तरफ माइल होता। शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था अरसल का रोशाइल से बात करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जो हो चुका उसे अपनी बदनसीबी समझकर तस्लीम कर लिया है। ये चोट। अरसल ने रोशाइल के बाजू देखे। उसने जल्दी से उन्हें ढांपा। कुछ नहीं, वो जल्दी से कहते चली गई। रोशाइल वो जानने लगी थी कि शावेज ने उसे आवाज़ लगाई। सारा ने सबीन की तरफ देखा था। एक मिनट में तुमसे बात करनी है मुझसे। वो हैरान हुई। हाँ। वो दोनों एक रूम में गए थे। वो दाखिल हुई थी कि शावेज ने जल्दी से पूछा, वो तुम्हें अरसल क्या कह रहा था? क्या मतलब? मतलब वाजे है रुशाइल, क्या कह रहा था? उसके लहजे में जलन थी। कुछ भी कह रहा हो, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हाँ है गर्ज है मुझे, तभी तो पूछ रहा हूँ। उसने रुशाइल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी कुव्वत से दीवार के साथ लगाया। किस हक से? क्योंकि तुम मेरी। जैसे शावेज ने कहा, वो रुक गया। बस शावेज सिकंदर, यही गर्ज थी। अरे जब तुम में हिम्मत ही नहीं तो फिर क्यों गुस्सा करते हो? रुशाइल ने कहा। और
वहां से चली गई। माहिर का माहौल गर्म था। सारा को इस कदर गुस्सा था कि उसका दिल कर रहा था वो रोशाइल को मार दे। बताओ क्या समझती हो खुद को? सारा ने पूरा कोक का मग उसके कपड़ों पर फेंक दिया था। हूर परी हो क्या? यही कि मैं शावेज के सामने जाऊंगी और वो मुझे कबूल कर लेगा। यही सोच है ना तुम्हारी? शावेज सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, समझ गई? अब्बू आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आपने तो कहा था कि तुम्हारी शादी का जोड़ा लाना है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब्बू सच सच बताया ना, हम कहाँ आए हैं? दानिया ने चौंकते हुए कहा। वो एक सुनसान सी जगह पर थी। घर से तो वो बिना बताए अपने अब्बा अरशद अहमद के साथ निकली थी। ये क्या कर रहे हैं अब्बा? दानिया घबराई। उसके हवास बौखला गए जब अरशद अहमद ने उसके हाथों और बाजुओं को मजबूत रस्सी के जाल में फांस दिया। उसे अभी तक मालूम नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब्बा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताएं तो सही, आप क्या कर रहे हैं? चुप कर। अरशद अहमद ने उसके नाजुक चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया और मारने लगे। तुझ जैसी बचपन को मार देता। सुन लिया तूने? मार दूंगा आज तुझे। नहीं अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। उसकी आंखों में आंसुओं का दरिया बहने लगा। आवाज हलक में ही अटक गई थी। वो हाथ जोड़े अपने बाप के सामने फरियाद कर रही थी। अब्बा खुदा के लिए मेरा कसूर क्या है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अब्बा कुछ तो बोलिए। मुझे पता है हम आपकी सगी औलाद नहीं, लेकिन सगी औलाद की तरह चाहा आपको। वो बेहिस्सक दिल इंसान उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। वो मिन्नतें फरियादें सब कुछ तो कर रही थी। पसंद की शादी करेगी तू? उसकी आंखों में वहशीपन था, खून सवार था। नहीं, अब मैंने तो उसे मना कर दिया जब आपने इजाजत नहीं दी। देख ले अब्बा, खुदा के लिए एक दफा मुझे माफ कर दें। क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? वो घर से प्यार से सर पर हाथ रखना, वो सब दिखावा था क्या अब्बा? वो प्यार, वो अपनायत सिर्फ मुझे मारने के लिए की थी। अब्बा खुदा की कसम, अगर एक दफ़ा आप मुझे कहते ना दानिया तुझे मरना है, मैं खुशी खुशी चल देती अब्बा, क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए था, वो बाप वाला जिसके लिए हम सारी बहनें तरसी थीं। एक बेटी का अपने सौतेले बाप ही को क्यों, अगर किसी को भी कहे तो किसी का दिल करता है कि वो अपनी औलाद के साथ ऐसा करे। उसने सारा पेट्रोल उसके ऊपर फेंक दिया था। अब्बू एक आखिरी दफ़ा आपसे कुछ मांग रही हूँ, खुदा के लिए मेरी दूसरी बहनों के साथ इस तरह का जुल्म मत करिएगा और अपनी आंखों पर और कानों पर पट्टी बांध दे, क्योंकि जब तक मेरा साथ सारा जिस्म जलकर राख ना हो जाए तब तक आपसे माफ़ी मांगती रहूंगी। शायद आप मुझे माफ़ कर दें। खुदा की कसम, जब दानी ने कहा अरशद कांप गया होगा। इतना सख्त बाप जो आप हाथों से अपने औलाद को जला दिया। वो जलती रही। उसकी आंखों में कुछ अपने थे और कुछ ख्वाब, कुछ अपनी चाहत के, सब कुछ उसी आग में जल गया और वो सतीला शैतान सामने खड़ा तमाशा देखता रह गया। दानिया अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। गैरत के नाम पर एक लड़की कुर्बान। वो घर से भागी नहीं थी। उसके सौतेले बाप ने सब लोगों के सामने कह दिया कि वो भाग गई है। माँ, सब घर वाले रोते रहे, लेकिन रोशाइल इस बात से मुत्तफिक नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बाजी भाग नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद उस लड़के को मना किया था। लेकिन क्या करती, कैसे वो अपने घर वालों को, सब रिश्तेदारों को यकीन दिलाती? अल्फा बेगम, अरशद अली ने इस कदर जोर से आवाज लगाई कि सब हड़बड़ाकर उठ बैठे। जी आप ठीक तो हैं? अल्फा जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई। अरशद अहमद के चेहरे पर पसीना आया था। आसिफ वाजिद साफ वाजे था कि उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा है। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। खुदा की लाठी बे आवाज होती है कभी कभी, न तो कभी इंसान की पकड़ होती है। जख्म तो बहुत गहरे थे, लेकिन मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। अपने तो बहुत थे, लेकिन साथ देने वाला नहीं था। कैसे वो छुपा लेती अपने जख्मों को, इस दर्द को जो वो हर रोज बर्दाश्त करती थी। हर रोज उसे उसकी इज्जत का ताना दिया जाता था। उसके दामन पर जो दाग लग चुका था अब कभी मिटने वाला नहीं था। उसकी हल्की सिर्फ एक शख्स कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, और वो कोई नहीं था बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसे वो ना चाहते हुए भी कभी भुला नहीं सकती थी। और वो शावेज सिकंदर था, जिसने शराब के नशे में धुत होकर उसके दामन पर बदचलन और बदकिरदार का कीचड़ उछाला था, जो सिर्फ उसकी सच्चाई बयान करके ही दूर कर सकता था। शावर अपनी मुकम्मल स्पीड पर ऑन था। पानी के गिरते कतरे उसके जख्मों को और गहरा कर रहे थे। वो चिल्ला रही थी अपने दर्द को भुलाने के लिए। वो मुसलसल अपने हाथों से खुद को नोच रही थी। क्यों क्यों किया शावेज, क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों तुम मेरी जिंदगी में आए? ना तुम प्यार के लायक हो, ना नफरत के काबिल। तुम क्या कर रही हो? जैसे सारा अंदर दाखिल हुई वो रोशाइल को देखते ही बिगड़ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। गूंगी हो क्या? वो उसके करीब गई। शावेज की शर्ट है ना, तुम शावेज की शर्ट प्रेस कर रही हो। वो चुप, बिना कुछ कहे प्रेस कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शावेज की चीजों को हाथ लगाने की? सारा ने रोशाइल के बाजू से पकड़कर उसे धकेला। हाथ मत लगाना मुझे दोबारा, सुन लिया तुमने? रोशाइल ने सारा का हाथ पकड़कर धकेला। तुम्हारा क्या हक है शावेज पर? बताओ क्या लगती हो तुम उसकी? सिर्फ मंगनी हुई है ना, तो वो टूट भी सकती है। मैं उसकी बीवी हूँ। तुमसे पहले उस पर मेरा हक है, उस पर और उसकी चीजों पर। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जैसे रोशाइल ने कहा, सारा ने अचानक उसका हाथ पकड़कर स्त्री के नीचे रख दिया। अब बताओ, वो चिल्लाने लगी। अभी एक दो सेकंड
ही गुजरे थे कि शावेज आ गया। ये क्या कर रही हो सारा? जैसे सारा ने शावेज को देखा जल्दी से पीछे हटी। और शावेज तुम ये नौकर, वो कुछ कहती कि शावेज ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। बीवी है वो मेरी, मेरे निकाह में है वो, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? रुशाइल ने जैसे ही सुना वो एकदम ठहर गई। तुमने इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे थप्पड़ मारा? सारा ने कहा तो शावेज इस कदर जोर से बोला कि कमरे में मौजूद हर चीज मानो कांप गई हो। ये 2 टके की लड़की नहीं है, सुन लिया तुमने? ये 2 टके की लड़की नहीं है, बीवी है मेरी, बीवी, सुन लिया तुमने? अब अगर आइंदा तुमने इसे हाथ लगाने या इसे छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शावेज की आंखें सुर्ख हो गई थी, वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। शावेज ने रोशाइल का हाथ थामा और अपने हाथ में लिया। सारा रोती हुई नीचे चली गई थी। बैठो यहाँ। शावेज जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था। क्या वाकई शावेज ने जो कहा था वो सच था? क्या मेरी कोई अहमियत उसकी जिंदगी में? क्या वाकई वो मुझे तस्लीम कर चुका था, या फिर ये नशे में धुत कोई खेल था? लेकिन वो नशे में नहीं था। दर्द तो नहीं हो रहा? उसने पट्टी करते हुए कहा। नहीं हो रहा। वो बस शावेज की तरफ देखते जा रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है, तुम रेस्ट करो। शावेज के कहने पर वो उठी और बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? कमरे में। अच्छा ठीक है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। सुनो रुशाइल, आखिर उसने रोक लिया। वो पलटी और उसकी तरफ देखा। तुम मेरे रूम में लेट जाओ। जैसे ही शावेज ने कहा उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पाँव वहीं मुंजमद हो गए। नहीं, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। नहीं, अब रेस्ट करके बेला शुबा वहाँ बाद में चली जाना। उसने रुशाइल को अपने कमरे में ही रहने दिया। कब करेगा, बताएं मुझे, कब करेगा शादी मुझसे? बस कर दें खाला, बस कर दें। अपने ये झूठे वादे अपने पास रखें। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती। सब जान गई हूँ मैं। आपका बेटा उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका है और वो उसे तलाक नहीं देगा। और आज उस 2 टके की नौकरानी की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। वो होता कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला? कम डाउन माई प्रिंसेस, आई नो तुम्हारा गुस्सा जायज़। बस मुझ पर यकीन है ना तुम्हें? बोलो बोलो। जैसे ही सबीन ने कहा। सारा ने सर हिलाया। तो फिर तुम देखना, इस हफ्ते के अंदर अंदर इस लड़की का ऐसा हशर करूंगी कि शावेज उसे खुद तलाक देगा। बस आज रात को तुम तमाशा देखना। पर खाला, बस बेटा, इस थप्पड़ का इस नौकरानी को बहुत बड़ा भुगतान भुगतना होगा। अब उसको निकालना मेरी जिद बन चुका है। जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। जिस चीज से शावेज को बचा बचा कर रखती थी वही हुआ। अब तुम देखती जाओ। शावेज से एक लम्हे को सोचो। रुशाइल का कसूर क्या है? उसने तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग उसके साथ इस कदर जुल्म करते हो? उस बेचारी ने तो खुद तो तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे निकाह कर लो। याद करो वो दिन जब तुम नशे में धुत उसकी जिंदगी बर्बाद करके आए थे। इसमें गलती किसकी है? सिर्फ तुम्हारी। शावेज, रुशाइल ना सिर्फ एक अच्छी लड़की है बल्कि एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मैं कहता हूँ तुम उसे तस्लीम कर लो और उससे माफी मांगो। तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अरसल ने शावेज को समझाते हुए कहा। शावेज को फिर से वो साथ वाकया याद आया। वो वाकई, यार, इसमें रुशाइल का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और अब उसे और जलील कर रहा हूँ। मैं आज रात ही मामा से बात करूंगा। वो शावेज कमरे में लेटी थी कि साथ पड़े पीटीसीएल पर कॉल आई। रुशाइल ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शावेज। जैसे ही शावेज ने कहा रुशाइल का दिल धड़का। जी कहिए। वो मैंने पूछना था। वो रुका। क्या पूछना था? वो मैंने पूछना था कि टाइम क्या हुआ है। शावेज ने कहा तो रुशाइल चौंक गई। आपने टाइम पूछने के लिए कॉल की है? उसने ये कहते ही जोर से कहका लगाया। आज वो बहुत अरसे बाद मुस्कुरा रही थी। बहुत अरसे बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का पहरा छाया था। तुम मेरा मजाक बना रही हो? नहीं तो। अच्छा असल बात बताएं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। चलो ठीक है। शावेज ने ये कहते ही फोन बंद किया। पागल कहीं का, ऐसे भी कोई कहता है क्या? अंकल, सबीन रुशाइल को घसीटते हुए नीचे लेके जा रही थी। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? अभी तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? रुशाइल ने कहा तो सबीन ने रुशाइल का जख्मी हाथ इस कदर जोर से दबाया कि पूरे घर में उसकी चीख बुलंद हुई। हुई ना दर्द? ऐसे ही दर्द मेरी भांजी को हुई थी। बड़ी तेरी जुबान चलने लगी है। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना। वो रुशाइल लड़खड़ाई तो सबीन ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ रसीद किया। वो करहा रही थी। अभी वो दूसरा हाथ उठाने लगी थी कि उसे कॉल आई। सबीन ने कॉल उठा ली थी। साहब, शावेज आ रहे हैं। जैसे ही सबीन ने सुना उसने साथ पड़े गुलदान से अपने सर को जख्मी कर लिया और वो नीचे गिरी थी कि शावेज हाथ में गुलाब के फूल लिए जो शायद वो रुशाइल के लिए ले आया था, वो नीचे ज़मीन पर गिर गए और उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मामा मामा ये कैसे हुआ? उसने सबीन को अपने सीने से लगा लिया था। बेटा, रुशाइल ने मुझे मारा। मैंने सिर्फ काम का पूछा था कि मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। सबीन ने कहा तो शावेज बौखला कर रह गया। नहीं नहीं शावेज, रुशाइल नहीं। नहीं, मैं सर हिला रही थी। नहीं शावेज नहीं। वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके खिलाफ जो झूठ का
जाल बिछाया गया था। रुशाइल उसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। वो सच्ची थी, लेकिन सबीन ने उसे झूठ की जंजीरों में कैद कर डाला था। सबीन के माथे पर काफी गहरा जख्म आया था। उसके सिलसिले में उसे हॉस्पिटल ले गया था। प्लीज शावेज, एक दफा मेरी बात सुन लो, रोशाइल ने शावेज को कहा, जो हॉस्पिटल के बाहर ग्राउंड में बैठा था। सबीन अब बिल्कुल ठीक थी और उसे सोने वाला इंजेक्शन लगाया गया था ताकि वो आराम कर सके। बस अब एक और लफ्ज नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुमने करना था वो तुम कर चुकी हो। नहीं शावेज, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन करो। मैंने नहीं किया ये। तो फिर किसने किया? कौन था घर? बताओ। तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं था। तुम्हें क्या लगा तुम जो भी करोगी मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं पागल था जो ये सोच बैठा था तुम ना तो एक अच्छी लड़की बन सकी और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकती हो। मैंने क्यों सोच लिया कि तुम सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो, लेकिन नहीं, तुम किस कदर जालिम हो। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी मामा ने तुम्हारा? वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी थी ना। तो फिर क्यों किया ऐसे? जवाब दो, बोलो। क्या कुछ बोलोगी? क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ कहने को बचा नहीं। वो मुसलसल बोलता जा रहा था लेकिन वो खामोश थी। चाहे वो लाख कोशिश कर लेती, लेकिन वो शावेज की नज़रों में झूठी साबित हो चुकी थी। सच खामोश हो गया था। क्या कहती वो? अब कुछ कहने वाला नहीं रह गया था। शावेज ने अपनी माँ का झूठा जख्म तो देख लिया, लेकिन एक दफ़ा भी उसके जले हुए हाथ को नहीं देखा, जिसको इतनी ज़ोर से सबीन ने दबाया था कि जख्मों में खून रिसना शुरू हो गया था। शावेज खाला कैसी है? सारा बुड़बुड़ाती हुई हॉस्पिटल आई। ठीक है, वो अभी सो रही हैं, उसके बाद उन्हें घर ले जा सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो ये खबर सुनकर दंग रह गई। मतलब कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? कितनी बदतमीज और मकार निकली ये, जिस घर में रहती हो उसी पर वार करती हो। सारा ने शावेज के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी और साथ तंजिया मुस्कुराहट से रोशाइल को देखा। मैं तो कहती हूँ इस घर से धक्के मार कर निकालना चाहिए। अगर आज ये कर रही है तो पता नहीं कल को क्या करेगी। शावेज कुछ नहीं बोल रहा था। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तलाक दो इसे और आज़ाद करो इस आवारा को। ये सुनते ही रोशाइल वहां से चली गई। बदचलन, बदकिरदार, बदतमीज, आवारा और क्या क्या नहीं उसे कहा गया था। उसकी जिंदगी में जो हो चुका था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन वो इन इम्तिहानात को खामोशी से और गुमसुम सह लेती थी। कभी भी जुबान पर शिकवे का उफ तक नहीं किया। अकेली सड़क पर चल रही थी जिंदगी, उसके लिए अब दर्द के सिवा कुछ नहीं थी। उसकी चीखें शावेज को क्यों नहीं सुनाई देती थी? वो अब जिंदगी से रुसवा हो चुकी थी। अब उसके दिल में कोई चाहत नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं था। खुदा का वास्ता है अब्बू, मैं इसे नहीं जानती। ये कौन है और ये ऐसा क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता। अपने घर वालों से, अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब थी। जब जब वो जिंदगी के इम्तिहानात से थक जाती तो वो अपनी माँ के सीने से लगकर रोती और इससे उसके गम का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन आज उसे अपने सीने से लगाने वाला कोई नहीं था। जितनी जल्दी हो सके तलाक दो इस आवारा को और आज़ाद करो इसे। सारा के अल्फाज किसी खंजर की मानिंद उसके दिल में चुभे थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी गम के ये बादल उसकी ज़िंदगी से रवाना हो जाएंगे और उसके दिल में चाहत का समा पैदा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। उसकी सिसियां सुनसान सड़क पर गूंज रही थी और वो मुसलसल यही कह रही थी। शावेज और सारा सबीन को लेकर घर चले गए थे। शावेज ने मिर्ज़ा सिकंदर को इस हादसे के बारे में नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो जाए, लेकिन उससे एक दफ़ा भी रोशाइल के बारे में नहीं सोचा। अरे वाह खाला, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। अब देखते हैं कि आपका ये मंसूबा अपने अंजाम तक पहुंचता है या नहीं। अरे कैसे नहीं पहुंचेगा सारा डेयर। तुम्हारी खाला ने इतना मजबूत जाल बिछाया है कि उसकी ग्रह इस कदर मजबूत है कि शेर भी जाल से बाहर नहीं निकल सकता। सबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा खाला, शावेज उसे तलाक तो दे देगा ना? अरे कैसे नहीं देगा, तुम देखना। अब होता है क्या, शावेज उस 2 टके की लड़की को खुद अपने हाथों से बाहर निकालेगा। अच्छा खाला, ये महारानी है कहाँ? रोशाइल, सारा ने बुलंद आवाज में उसे पुकारा। ये आ क्यों नहीं रही? सारा को गुस्सा आया। गूंगी हो, सुनाई नहीं देता क्या? सारा ने तल्ख लहजे में कहा। वो मैं क्या मैं लगा रखी है, बोलना नहीं आता क्या? उसने रोशाइल को बाजू से पकड़कर धकेला। वो नाजुक कली को रोना आ गया। रोना तो अब स्टार्ट होगा तुम्हारा जब शावेज तुम्हें इस घर से तलाक के कागजात थमाकर भेजेगा। बड़ी जुबान चलती थी ना कि मैं उसकी बीवी हूँ, उस पर और उसकी चीज़ों पर मेरा हक है। अब देखना ऐसे तुम्हें घर से निकालेंगे कि सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओगी। चलो अब दफा हो जाओ। उसने धक्का देकर उसे कमरे से बाहर निकाला। क्या वाकई शावेज मुझे तलाक देने लगा है? मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस मतलब परस्त दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो मुझे पनाह दे। ना पूरी जिंदगी बाप के प्यार को तरसती रही, माँ से अलग कर दिया और अब एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी जो नफरत के काबिल भी नहीं। अकेले एक कोने में तन्हा बैठी अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई भी उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। सबीन के फ़ोन पर मुसलसल घंटी बज रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पा रही थी। मामा, आपका फ़ोन, जैसे शावेज ने कहा। उसने स्क्रीन पर जवाद का नंबर देखा। जवाद? जवाद मामा को कॉल क्यों कर रहा है? वो एकदम हैरान रह गया।
उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। अभी वो कुछ कहता कि जवाद ने पहले पहल की। आंटी, एक बहुत बुरी खबर है, आपको पता है शावेज जिस लड़की को ढूंढ रहा था, लगता है वो उसको ढूंढ लेगा। जैसे शावेज ने सुना, एक मिनट के लिए वो दंग सा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जवाद और मामा को कैसे पता चला। आंटी, मुझे पता चला है, जो बंदे उसने छोड़े थे उन्होंने घर ढूंढ लिया है। कभी भी वो शावेज को कॉल कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके कैसे भी करके शावेज का फ़ोन उससे ले लें, कोई भी बहाना बना दें। आंटी, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे यकीन दिलाने की कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। यही कहता है कि वो उसे मिल जाएगी। जवाद की बातें किसी खंजर से कम नहीं थीं। वो लड़खड़ाया, ऐसे लग रहा था कि वो अपने होश खो गया हो। जवाद और उसकी माँ, सगी माँ ने उसे उसकी मोहब्बत से मिलने से रोका क्यों? वो क्यों ऐसा कर रही थी? क्यों मुझे उससे मिलने नहीं दिया? बहुत से सवाल उसके जहन में पैदा हो रहे थे, लेकिन इससे पहले उसने अपनी मोहब्बत से मिलना था, उसे एक नज़र देखना था, जो वो देखने के लिए तरस गया था। उसकी मोहब्बत, जिसके लिए वो इतने साल ख्वार हुआ था, आज उसे उसकी मंजिल मिल ही गई। वो पागल आशिकों की तरह नीचे आ रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, सामने से रोशाइल आ रही थी, लेकिन उसे कोई खबर नहीं थी। बस वो उससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मोहब्बत तो दिल के करीब और आस पास होती है, मगर उसने कभी अपने करीब देखा ही नहीं था। हेलो साहिब, आपके लिए खुशखबरी है, उसका पता चल गया। आप जल्दी से हमारे अड्डे पर आ जाए। हाँ हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। इश्क वो बला है, जिसको छुआ है उसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पर चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी ज़माने से लड़ा है। इतना बदनाम फिर भी हर जुबान पर अड़ा है। आज उसे अपने बचपन की मोहब्बत से मिलना था, जिससे वो बचपन से मोहब्बत करता था। उसे याद था वो हर एक पल जो उसने उसके साथ बिताए थे। आज उसे वो मार मार पागलों की तरह ढूंढ रहा था। ये दिल का राज था। वो जब जब सांस लेता था तो हर सांस पर उसका अक्स आंखों में आ जाता। उसकी वो बालों की लंबी पोनी, सब कुछ तो याद था। उसका उल्टा नाम गुड़िया, जो वो उसे अक्सर कहता था, क्योंकि उसका असल नाम उसे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन क्यों दिल ने इतने फासले टाल दिए? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। उसकी सांसें फूली हुई थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहाँ है एड्रेस? जैसे शाविज ने कहा, उस आदमी ने एक कागज़ की चिट पकड़ा दी। ये ने साहब, आपकी अमानत। बहुत मुश्किल से ढूंढा ही है। आपके नाम तो याद नहीं था, बस इतना सा याद था कि उसका बाप कोई सोने का कारोबार करता है, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला वो तो मर गया। इसलिए बहुत मुश्किल हुई उसके अहल खाना को ढूंढते हुए। जैसे शावेज ने सुना, वो धक से रह गया। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था, लेकिन माजी की तस्वीरें बहुत धुंधली हो चुकी थीं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। शावेज ने उस आदमी को पैसे थमा दिए और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वो अपने कदम तेजी से उठा रहा था। उसकी आंखें तरस गई थीं। जैसे उसने इस मोहल्ले में कदम रखा, उसे यूं महसूस हुआ वो यहाँ पहले आ चुका है, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। कदम तेजी से बढ़ते गए और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जैसे ही शावेज ने वो घर देखा, वो वहीं रुक गया। उसके पाँव वहीं मुंजमद हो गए, यूं मानो वो वहीं सुन हो गया हो, बेजान सा, जिसमें अब कोई हरकत नहीं थी। उसकी आंखें एक जगह पर ठहर गईं। ये तो वही घर है, यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये निकाह नहीं हो सकता। शावेज को सारी बातें रफ्ता रफ्ता याद आ रही थीं। अब्बू, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू गिरने लगे, लेकिन उसे देखना था अपनी मोहब्बत को। शावेज ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ कांप रहे थे। कैसे वो सामना करेगा उनके घर वालों का? आखिर में उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था। आई घर से आवाज़ आई। जैसे ही अरफा बेगम ने दरवाज़ा खोला, वो वहीं दंग रह गई। उसके लबों से बेख्तियार निकला, तुम? मेरी बेटी कैसी है बेटा? वो ठीक तो है ना? खुदा के लिए अब उसके साथ कोई बुरा ना करना। मेरी बेटी बहुत भोली है। अगर तुमने उसके साथ जो कर दिया, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। अरफा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। आंटी, क्या आप मिर्ज़ा सिकंदर को जानती हैं? जैसे ही शाफिज ने कहा, अरफा चौंक गई। उसे लगा वो सच में डूब गई हो। उस बात से महसूस हो रहा था कि वो मिर्ज़ा सिकंदर को जानती थी। तुम कौन हो और तुम क्यों उनके बारे में पूछ रहे हो? मैं उनका बेटा हूँ, शावेज सिकंदर। शावेज ने जैसे कहा, अरफा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वहीं रुक गई। क्या तुम मिर्ज़ा सिकंदर के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। नहीं नहीं, तुम उनके बेटे नहीं हो सकते। वो तो इतना रहमदिल, खुशसिफ्त और इंसान थे। तुम उनके बेटे नहीं हो सकते। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं अरफा, वहीद अहमद की बीवी। यकीन करो, जैसे अरफा ने कहा, शावेज लड़खड़ाया। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। आंटी, मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ था कि बाबा और अंकल वहीद ने एक दूसरे से ताल्लुकात तोड़ दिए और हमारा? जैसे शावेज ने कहा, वो वहीं रुक गया। उसके बारे में पूछ रही हो ना? वो वही है जिसको तुमने शराब के नशे में धुत निकाह करके ले गए थे। वो वही मेरी बदनसीब बेटी है, जिसकी बचपन में तुम्हारे साथ मंगनी थी। गुड़िया, वही गुड़िया जिसके बगैर तुम एक दिन नहीं रह सकते थे। रोशाइल नाम है गुड़िया का।
आसमान फट गया। शाहवेज खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। क्या गुड़िया रोशाइल है? उसकी आवाज़ में सिसकी पैदा हुई थी। दूर रहो मुझसे, ना तुम एक अच्छी लड़की हो और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकी। ये निकाह नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो गुड़िया नहीं हो सकती आंटी। शादी मैं तो अंकल वहीद नहीं थे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वफ़ात के बाद में मेरी अरशद अली से निकाह हो गया। वो रशाइल का सौतेला बाप है। आंटी प्लीज़, खुदा के लिए मुझे शुरू से बात बताएं, ऐसा क्या हुआ था? मिर्ज़ा सिकंदर और वहीद अहमद बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि शादी के बाद वो इकट्ठे होते थे। तुम्हारा हमारे अहले खाना से काफ़ी गहरा रिश्ता हो चुका था। बिजनेस पार्टनर थे सोने के वहीद साहब और मिर्ज़ा भाई। दोनों घरों में खुशियाँ थीं। दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी और रुशाइल की मंगनी कर दी। तब तुम 10 साल के थे और रुशाइल 8 साल की। सब घर वाले खुश थे, सवाए तुम्हारी माँ सबीन के, जो शुरू से ही हमें पसंद नहीं करती थी। बस इसी नफरत के तले उसने मिर्ज़ा भाई को पता नहीं क्या ऐसा कहा कि मिर्ज़ा साहब ने सारे रिश्ते नाते एक सेकंड में तोड़ दिए। तुम्हारा और रुशाइल का एक दूसरे से काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी जब सब कुछ टूट गया, और इसी गम में वही साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद मेरा निकाह अरशद अहमद से हो गया। तो हम कराची छोड़कर यहाँ इस्लामाबाद आ गए। मुझे बस इतना पता था कि तुम लोग भी कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखा था। बस देखो, ना चाहते हुए भी कैसे किस्मत ने तुम्हें हमसे मिला दिया। बेटा, ये सब कुछ सबीन ने किया, रिश्तों में दरारें पैदा कर दी। जैसे जैसे अरफा बेगम हकीकत बताती जा रही थी, शाहवेज को अपनी माँ का असल चेहरा पता चलता जा रहा था। इसलिए मामा ने जवाद को मुझे ये बताने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जवाद और मामा किस कदर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा ऐसा करेंगी। वो होशो हवास में चल रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जैसे मैं पागलों की तरह ढूंढता रहा, वो मेरे करीब मेरी बीवी, और मैं उसे पहचान नहीं सका। मामा ने ऐसा क्यों किया? अंकल वहीद और बाबा के दरमियान दुश्मनी डालकर ये निकाह नहीं हो सकता। उसे अपने अल्फाज बार बार याद आ रहे थे, कैसे उसने अपनी ही मोहब्बत का सबके सामने मजाक बना दिया। सारी दुनिया के सामने उसके दामन पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जो शायद अब कभी नहीं मिटने वाला था। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा तो उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि उसने क्या कर दिया, और वो बार बार अपने हाथों से खुद को मारता। उसकी गहरी नशीली आंखों में आंसू का दरिया बह रहा था। उसने एक मासूम सी जिंदगी के साथ सबके सामने नशे में धुत होकर उसकी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर दिया। क्या कफारा है इस गलती का? क्या कफारा अदा करता वो अपनी मोहब्बत को बर्बाद करने का? रोशाइल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत बुरा शख्स हूँ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन मैं बेहिस एक दफ़ा भी तुम्हारा ख्याल ना किया। और देखो ना, खुदा ने कैसी मुझे सजा दी, मेरी मोहब्बत को ही निशाना बना डाला। वो बदहवास सा पैदल चल रहा था। आज वो भला लग रहा था जिसने घुंघरू पहनकर अपने महबूब को मनाना था। आज वो मजनू लग रहा था जिसने अपने महबूब से बात करने के लिए गलियों की खाक छानी थी। ये मोहब्बत का वो मरहला था कि जहां आशिक को अपने महबूब को पाने के लिए ज़मीन की खाक क्या, उसके लिए किसी भी लहद तक जाने पड़ना तो जा सकता है। किससे पूछूं, क्या कहूँ? ये जहाँ बेजान सा हो गया था। खुशी के पल अब ढूंढना मुश्किल थे, क्योंकि मैंने उसे जख्म इतने गहरे दिए थे। जाने उसके लबों में कितने शिकवे होंगे। जो भी है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। शावेज कहाँ जा रहा है मेरे यार? जवाद ने शावेज को रोका। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? कहाँ थे तुम? बोलो। जैसे जवाद ने कहा, शावेज ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया और उसे किसी गिरेबान से पकड़ लिया। बता साले, क्यों किया तुमने? कुत्ते कमीने, दोस्त था तू मेरा, और तुमने ही मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। क्यों मुझसे झूठ बोलता रहा कि उसकी शादी हो चुकी है? बता, ये क्या कर रहा है शावेज? मैं समझा नहीं। वाह वाह, तेरा झूठ मुझे पता चल गया है। मैंने फ़ोन पर सारी बातें सुन ली थी। तुमने मेरी माँ के कहने पर मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने नहीं दिया। इतने साल मुझे इस धोखे में रखा कि उसकी शादी हो चुकी है। वो तो मैंने एडो कवर को आदमी छोड़े थे। इन्हें तो सारी ज़िंदगी मुझे नहीं पता चलता, और मैं अपनी मोहब्बत को यूं अजियत की आग में जलने देता। तुझे पता है, जिस दिन तूने मुझे इस शादी वाले घर भेजा था, वो किसका घर था? वो मेरी मोहब्बत का घर था और मुकाम था, और जिसको मैं निकाह करके लाया वो थी मोहब्बत, मेरी बचपन की मंगेतर। तुम्हारी और मामा की लाख कोशिशों के बावजूद मेरी ज़िंदगी खुदा ने उसके साथ जोड़ दी। खुदा के लिए आंटी, मुझे घर से बाहर मत निकाले। मैं वादा करती हूँ मैं किसी कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें। मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी जाना भाड़ में जाओ, लेकिन अपनी मनहूस शक्ल को लेकर दफ़ा हो जाओ। सारा उसका सामान लेकर आओ। वो दोनों बेहिस उसे जानवरों की तरह खींचती हुई नीचे ला रही थीं। आंटी प्लीज़ ऐसा तो मत करें मेरे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या कहा? क्या बिगाड़ा है तुमने? अरे मेरा सारा घर खा गई, और मुझसे ये पूछ रही है कि वो जैसे घर में दाखिल होने लगा उसके कदम वहीं रुक गए।
تمہیں پتہ ہے تمہیں گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سر پر گلدان خود مار دیا کہ کہیں شاویز تجھے نکال دے۔ جیسے شاویز نے سنا وہ دھک سے رہ گیا، اس قدر جھوٹ بولا گیا تھا اس کے ساتھ۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرا اب اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رکیے خالہ، یہ ایسے نہیں نکلے گی۔ سارا نے آگے ہو کر اس کے نازک چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ جب شاویز نے یہ دیکھا وہ خود کو روک نہیں پایا، بس سارا اور سبین کا رنگ اڑ گیا۔ شاویز میری جان، تم آگے، سبین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا اور سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا کو کیوں گھر سے نکال رہے ہو؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ خاموش ہو جائیں آپ۔ نہیں ہے وہ میری بیوی، سن لیا آپ نے، میں نکاح کر چکا ہوں روشائل کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے۔ اور آپ لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی اسے گھر سے باہر نکالنے کی؟ بیٹا تم نے خود تو اسے باتیں کی تھیں۔ کب کہا میں نے آپ کو کہ اسے گھر سے باہر نکالے؟ کب کہا میں نے؟ بتائیں۔ میں نے آج تک ایک دفعہ اسے طلاق دینے کے بارے میں آپ سے کہا نہیں نا؟ کیونکہ وہ میری محبت ہے ماں، میری محبت جسے آپ نے مجھے چھپائے رکھا۔ شاویز کچھ نہیں، اب کچھ نہ کہیے گا، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ دھک سے رہ گئیں۔ محبت؟ میں شاویز کی محبت تھی؟ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے جواد کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا وہ بدقسمتی سے میں نے سن لیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے میری محبت سے ملنے کے لیے روکا؟ اور پھر دیکھیں نا قدرت کا معجزہ، یہ کون ہے؟ یہی میری محبت ہے، روشائل عرف گڑیا، انکل وحید کی بیٹی۔ کچھ یاد آیا؟ سبین نے جیسے سنا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ساری سچائی شاویز کو کیسے معلوم ہوئی؟ ادھر روشائل بالکل ساخت کھڑی تھی۔ آخر کار شاویز سچ پتہ چل گیا تھا، مگر اسے یہ کس نے بتایا؟ وہ بے حس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کو سب کے سامنے تسلیم کیا گیا۔ اس کی عزت، اس کا مان شاویز سکندر تھا، جس نے اس کی زندگی میں بہت درد دیے تھے۔ روشائل، شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس نے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا تھا، جو شاید وہ اب کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیسے بھول جاتی وہ درد، زخم جو اسے شاویز نے دیے تھے؟ اتنی جلدی وہ کیسے اس سے خوش ہو سکتی؟ اس کی وجہ سے جو اس کی بدنامی ہوئی تھی سب کے سامنے، اس کی عزت کا تماشا بنایا گیا تھا، اس کا کیا؟ روشائل پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دیکھو روشائل، شاویز نے روشائل کی طرف رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ تمہیں یاد آیا؟ میں شاویز، کچھ یاد آیا؟ وہ اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی بچپن کی منگنی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں کیسے شاویز سکندر کو نہیں جانتی؟ وہ پتھر دل نہیں تھی، اسے بننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ روشائل نے یہ کہا اور وہ آگے بڑھنے لگی کہ ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے، اس کی سانسیں تھم گئیں۔ گڑیا، میں تمہارا شاویز۔ جیسے شاویز نے کہا، اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رکھا اور اپنے دل کو قابو میں پانے کی کوشش کی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے روشائل عرف گڑیا۔ وہ ابھی تک وہی اس کی طرف پیچھے کر کے کھڑی تھی۔ دیکھو روشائل، ہماری فیملیز کے درمیان جو بھی کچھ ہوا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، اور میں یہ غلط فہمی دور کر دوں گا اور پھر سے دونوں گھروں میں خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا اگر تم میرا ساتھ دو گی۔ کون سی خوشیاں؟ کون سا ساتھ؟ بتاؤ۔ تمہاری ماں نے جو کر دیا نا شاویز سکندر، وہی بات ہے۔ اب کوئی خوشیاں ہمارے گھروں پر دستک نہیں دیں گی، کیونکہ میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں ایک ایسے ظالم شخص کے شکنجے میں بن چکی ہے جو ہر روز میری ماں کو طعنے دیتا ہے۔ اور پتہ کیا کہتا ہے عرفہ بیگم، تیرے پہلے شوہر کے گندے خون کو میں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو تیری لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور دوسری نے بھری بارات میں اپنا عاشق بلایا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ کیا صحیح کروں؟ کیا میرے ان زخموں کو صحیح کر سکتے ہو؟ کیا ان کو بھر سکتے ہو؟ یہ دیکھو کتنا ظلم کرتی تھی وہ مجھ پر، اور تم کیا تھے؟ کہاں تھے تم؟ خاموشی سے میرا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہیں کیا مجھ سے کوئی غرض تھی؟ میں تو ایک آوارہ اور بدچلن لڑکی تھی جسے تم شراب کے نشے میں نکاح کر کے لے آئے، اور آج تمہاری گڑیا نکلی اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ فرض کرو شاویز، اگر میں گڑیا نہ نکلتی، وہی بے سہارا لڑکی ہوتی، تو کیا تم مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرتے؟ نہیں کرتے، کیونکہ تمہیں اپنی ماں کے جھوٹے زخم سچے لگتے ہیں۔ میرے جلے ہوئے ہاتھوں میں خون رستا ہے تو رستا رہے۔ وہ خاموش تھا، آج وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کیا کہتا اس نے نہ صرف اپنی محبت کے ساتھ بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سب کے سامنے برباد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں تمہیں وہ چاہت نہیں دوں گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے۔ وہ مقام کبھی نہیں۔ روشائل نے یہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عشق کا آخری مرحلہ تھا فراز۔ محبوب ناراض تھا۔ عرفہ بیگم پانی لاؤ، ارشد نے اونچی آواز میں پکارا۔ یہ لے پانی۔ عرفہ نے ارشد علی کو سہارا دے کر اٹھایا، جو چارپائی پر بے سہاروں کی طرح لیٹا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی ٹانگ خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب چل نہیں سکتے۔ یہ خبر ان کے گھر کے لیے بہت بری تھی، لیکن شاید یہ ارشد کو اس کے کرموں کی سزا ملی تھی جو وہ آج تک اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی بڑی بیٹی کا قاتل تھا یہ باپ،
कैसे अल्लाह उसे छोड़ता? अपनी बेटियों को ताने देने वाला था ये शख्स, अपनी बीवी पर हाथ उठाने वाला शख्स था। कैसे उसके गुनाहों की तलाफी होती? अरशद अहमद की रात की नींदें उड़ चुकी थीं। उसे तानिया की वो फरियादें, वो मिन्नतें सोने नहीं देती थीं। उसका जलते बदन में निकलती चीखें उसे सोने नहीं देती थीं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? रोशाइल अपने कपड़े ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में है। वो पलटी। सामने शावेज खड़ा था, ग्रे कलर की टी शर्ट जिसकी अमूमन आस्तीन कोहनियों तक, साथ ब्लैक पैंट में मलबूस। वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रोशाइल को तो हमेशा से ही अच्छा लगता था। उसे तो इससे उस दिन ही मोहब्बत हो गई जब उसने सारा को थप्पड़ मारा था। लेकिन उसके जख्म, उसकी बदनामी शावेज से मोहब्बत करने से रोक लेती। वजह वजह ये कि तुम मेरी बीवी हो, तो ये कि तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों के साथ अलमारी में होंगे। वो मुस्कुराया। किससे पूछ के रखे? मैंने कहा था। वो ये कहते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी कि शावेज ने उसे बाजू से खींचा और अपने नज़दीक किया। मिसेस शावेज, इतना गुस्सा अच्छा नहीं हुए। हाँ, मुझे पता है जो भी मैंने किया वो बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हें मनाने की। ज़बरदस्ती करोगे? रोशाइल ने तेवरी चढ़ाई। बीवी हो मेरी, उठा के ले जाऊंगा सबके सामने, इसलिए खुद ही मेरे कमरे को अपना कमरा समझो। बड़े बेशर्म हो तुम। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। वो अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। अच्छा बात तो सुनो। वो नहीं रुकी। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मैंने ऑफिस जाना है। खुद कर लो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे काम। नहीं तो वो अपने सारा को बुला लो। वो कर देती। देख लो तुम्हारे मिजाज से खुदा शौहर का हाथ जल जाएगा। शाहवेज ने जैसे कहा। हाँ करो, तुम्हें तो पता चले। वो नहीं रुकी। रोशाइल बेटा, मिर्जा सिकंदर ने उसे अपने सीने से लगाया था। वो ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। ना रो बेटा, ना रो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ जैसा कोई बदनसीब कोई नहीं हो सकता कि मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया और अपने बचपन से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, और जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मिर्जा सिकंदर की आंखों से नेदामत के आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी थी। अब क्या कर सकते हैं? अब्बू तो अब दुनिया से चले गए। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज अब तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढता था और तुम्हारी वजह से ही शराब पीता जब तुम नहीं मिलती थी, और अब वो तो शराब की तरफ देखता तक नहीं। लेकिन बेटा, फिर भी तुमने एक बीवी की हैसियत से उसका ख्याल रखना है। उसकी माँ तो उसका ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशाइल मिर्जा साहब की तरफ देख रही थी। जिस इंसान से वो नफरत करना चाहती थी वही उसकी जिंदगी में बार बार आ रहा था। वो उससे नफरत क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो था तो उसका शौहर, और शायद मोहब्बत जो बचपन से थी वो उलझ कर रह गई थी। प्यास लगने के गढ़ से वो बाहर आई थी जब वो किचन में आई कि शावेज चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। और शुक्र तुम आ गई। देखो तब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं से सही चाय नहीं बन रही। जैसे ही रोशान ने देखा सारे किचन की तहस नहस किया हुआ था। सॉरी, वो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी। पीछे हटो। वो गुस्से से उसके साथ खड़ी हुई। देखो इतनी आसानी से तो बन जाती है चाय, सीख लो। क्यों सीखूं? मेरी बीवी है, वो तो बना सकती है मेरे लिए। अच्छा तुम्हारी बीवी है? हाँ है, बड़ी नकचड़ी और गुस्से वाली। वो कहीं दिखे ना तो उसे कहना सॉरी। तड़पाने के बाद सॉरी। उसने चाय का कप उसके नज़दीक रखा और पानी लेकर चली गई। यार वो मान ही नहीं रही अरसल। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वो मान जाए। वाह शाहवेज साहब, क्या कहने हैं आपके। उसको इतनी अजियतें दी, तुम्हारी माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़े उस पर, और वो इतनी जल्दी भूल जाए सब कुछ। हाँ यार मैं मानता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी तो मांग रहा हूँ उससे। तुमने उसके माँ बाप को सच्चाई बताई? जैसे अरसल ने कहा। कौन सी सच्चाई? शावेज ने चौंकते हुए अरसल की तरफ देखा। उस रात नशे में धुत जो उसके दामन पर कीचड़ उछाला, उस बेकसूर को सबके सामने तुमने अपने गंदे इल्जाम में घेरा था, वही सच्चाई। जाकर बताओ उसके जालिम बाप को, ताकि उसे सच्चाई पता चले कि उनकी बेटी बदचलन और आवारा नहीं है। ये कहते ही अरसल लम्हे भर को खामोश हो गया। मुझे आज भी उसकी वो सिस्कियां याद है जिसमें सच्चाई के आंसू थे, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। फिर अरसल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं ना अरसल। शावेज के लहजे में निदामत थी। नहीं मेरे यार, तू बदनसीब नहीं है, तुझे बदनसीब बनाया गया है। आज तक सबीन आंटी ने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। निकाह कोई कागज़ में कर दिए दस्तखत नहीं होते, और कैसी लड़की की इज्जत की बड़ी महफिल में सबके सामने नीलाम करना कोई जेब की बात नहीं है। मुझे अफसोस है कि आंटी ने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैं अब क्या करूं अरसल? शावेज के चेहरे पर फिक्र उभरी थी। करना क्या है? कल जाओ रोशाइल के घर और उसके अब्बा को सारा सच बताओ। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशाइल, रोशाइल, शावेज ने घर दाखिल होते उसको पुकारा। सीढ़ियों से उतरती हुई वो आई। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। वो पलटा। कहाँ जाना है? रोशाइल ने जैसे आगे से सवाल किया। शावेज ने अपना फिर से रुख उसकी तरफ किया था। किसी ज़रूरी जगह। इस ज़रूरी जगह का नाम भी होता है, वो तुम गाड़ी में बैठोगी तो बता दूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जा रही तो मैं खींच के ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाओगे? वो कहते हुए दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तुम समझ नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ? शावेज ने
रोशाइल को जोर से धकेल कर अपने नजदीक किया कि रोशाइल को उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बीवी हो तुम मेरी, कहो तो उठा के ले जाओ। नहीं, मैं आती हूँ, रोशाइल ने घबराते हुए कहा। शावेज ने मुस्कुराते उसका हाथ छोड़ा। जल्दी करो मिसेस शावेज, मैं इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी में उसने गुस्से से तैवरी चढ़ाई और ऊपर चादर लेने चली गई। वो बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शावेज हाथ में फूलों का गुलदस्ता और कुछ तहाइफ पकड़े घर में दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम बेटा। अरफा ने उसे पेशानी पर बोसा दिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हो, आंखें तो बिल्कुल मिर्जा भाई जैसी हैं, गहरी। ये आंटी मैं आप लोगों के लिए लाया था। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। नहीं नहीं आंटी, ये मेरा अपना घर है। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट आंटी, आपसे मिलने कोई आया है। जैसे ही शावेज ने कहा, पीछे से रोशाइल अंदर आई। जिसे माँ ने अपनी औलाद को उसने पलटकर रोशाइल को अपने सीने से लगा लिया था। दोनों की आंखों में आंसू दरिया की तरह बहने लगे। माजी के जख्म फिर से ताज़ा हो गए। कैसी है मेरी बच्ची। अरफा बेगम बेअख्तियार रोशाइल के चेहरे को चूम रही थी। माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। उसकी औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी अपनी माँ जान से ज़्यादा प्यार करती है। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप क्यों रो रही हैं। रोशाइल ने अपनी माँ का चेहरा जो आंसुओं से भीग चुका था साफ किया। नहीं बेटा, आज इतने अरसे बाद तुम्हें देखा ना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शावेज। नहीं नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये इसका घर है, आओ अंदर। वो दोनों कमरे में गए। रोशाइल तस्मिया और अली से मिली। बहन भाइयों में प्यार देख रहा था जिसे वो दोनों बहन भाई रोशाइल से मिल रहे थे। रोशाइल तुम यहीं रुको, शावेज ने उसे तस्मिया के साथ रुकने को कहा और खुद अरशद अहमद के कमरे में गया जहां वो लाचारों की तरह चारपाई पर लेटा था। अस्सलाम वालेकुम, शावेज ने उनके करीब बैठते हुए कहा। वालेकुम सलाम। तुम तो वही हो, वो नशे में धुत जिसका निकाह मेरी बेटी से हुआ था। अरे कमबख्त, तो यहाँ क्या लेने आया है। तेरा निकाह कर तो दिया था, अब क्या हमें जलील करने आया है। एक मिनट अंकल, मेरी बात सुनिए, फिर आखिर में आपने जो कहना होगा वो कह लीजिएगा। उस रात जो भी हुआ था उसमें आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर थी। क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब ये कि रोशाइल वाकई मुझे नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ शराब में धुत होकर एक ऐसा मजाक किया था आप लोगों के साथ जो शायद एक मजाक से भी ऊपर हो गया था। वाकई रोशाइल का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। उसके दामन में जो कीचड़ उछाला गया था वो बेमैनी था, बल्कि अरशद अहमद आपकी बेटी नहायत फर्माबरदार और साबुर तहम्मुल वाली है, जिसकी मिसाल नहीं। वो अलग बात है कि उसकी किस्मत में मुझ जैसे शख्स के साथ निकाह करना पड़ गया। नहीं तो वो अगर इतनी बदचलन होती तो वो उस दिन ही इनकार कर देती जिस दिन आप उसके लिए 40 साल शख्स का रिश्ता लेकर आए थे। क्या उसने इनकार किया। बताएं अंकल, क्या उसने एक दफ़ा आपको आगे से कहा कि अब्बा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो आपकी इज्जत की रखवाली करना जानती थी। आप उसे क्या क्या नहीं कहते थे, इस माशरे में बदकिरदार के ताने देते, लेकिन एक दफ़ा भी उसने नहीं। आपकी दूसरी बेटियों ने, तस्मिया ने, दानिया ने एक बार भी बदजुबानी की नहीं। तो फिर आप क्यों उन्हें बदचलन और बदजुबान कहते थे। बेटियां तो खुदा की नेमत होती हैं। शावेज के अल्फाज अरशद अली के दिल पर एक खंजर की तरह वार कर रहे थे। उसका दिल और रगों में दौड़ता हुआ खून चिल्ला उठा जब इन्हें सच्चाई मालूम हुई। आंखों में निदामत के आंसू बहने लगे और बेअख्तियार वो सारे लम्हे याद आ गए जब उन्होंने आखिरी बार अपनी बड़ी बेटी को माथे पे चूमकर घर से उसकी खुशी ढूंढने के बहाने ले गए और उसे जिंदा जला दिया। उसे याद आने लगी वो रोशाइल की फरियादें, जब वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान करती थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। रोशाइल बाहर कमरे के दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ रहे थे। आज वो शावेज सिकंदर से नफरत नहीं कर सकती थी। यही वो शख्स था जिसकी सच्चाई से उसके दामन पर लगा दाग कम हो सकता था। पहली बार अरशद अली की आंखों से गिरते आंसू देखकर रोशाइल का कलेजा मुंह को आ गया था। शायद वो जैसा भी था, लेकिन है तो उसका बाप। खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी ही बेटियों पर शक किया। ये अल्फाज यकीन मानो। रोशाइल की सिसकियाँ बुलंद हो गईं। तस्मिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो अल्फाज थे ही कुछ ऐसे, एक संगदिल शख्स बाप के अल्फाज। रोशाइल कमरे में लड़खड़ाते हुए कदमों से दाखिल हुई। वही शर्मो हया का किरदार था, वही नेक सलाहियतें थी जो अरफा बेगम ने अपनी बेटियों को दी थी। जैसे अरशद अली ने देखा, उसने बेख्तियार अपने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ये बाप और बेटी का रिश्ता जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले रिश्तों के दरमियान होता है। रोशाइल अपने सारे गम जख्म दर्द भुला बैठी थी। उसने जल्दी से अपने बाप के हाथों को पकड़ लिया। नहीं अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे अब्बा हैं। अगर आप मेरे जिस्म को उधेड़ कर भी रख देते तो फिर भी मैं आपको उफ तक ना कहती। अरशद अहमद ने सुनते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो ना, आज अल्लाह ने मुझे सिला दे दिया। मैं मसरूर हो गया।
तस्वीयाँ एक तरफ खड़ी रो रही थी। शायद वो लम्हा ही ऐसा था जो दिलों को तार-तार कर देने वाला था। आओ तस्मिया तुम आओ, बाप के पुकार ने उसके दिल को पिघला दिया। वो जल्दी से अरशद अहमद के सीने से लग गई, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसी थी। अरशद अहमद ने दोनों की पेशानी पर बुसे दिए और कहा, मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं वहीद अहमद की तरह तो नहीं, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से सारी खुशियाँ तुम लोगों को दूंगा। दोनों के चेहरे पर आंसू भी थे और एक मुस्कुराहट। लेकिन बेटा एक बात है जो शायद तुम दोनों मुझे कभी माफ ना कर सको। अरशद अली को दानिया की वो चीखें याद आ गईं। बेटा, दानिया घर से नहीं भागी थी, बल्कि मैंने खुद उसे अपने इन गुनाहगार हाथों से मार दिया। क्या? अरफा बेगम के मुंह से निकला। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अरफा, मैंने मारा है दानिया को। मुझे शक था कि वो भाग जाएगी। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन मैंने एक दफा भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। शावेज, रोशाइल और तस्मिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हें पता है रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि ख्वाब में मुझे दानिया की वो चीखें याद आती हैं जब वो मुझसे मिन्नतें करती थी, फरियादें करती थी। शायद मुझे खुदा माफ़ करे ना करे, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो अरफा। वास्ता, ये खुदा का वास्ता, शायद अगर अरशद अली रोशाइल को ना देता तो कभी ना माफ़ी करती। यही खुदा का वास्ता, अगर अरफा बेगम को ना देता तो वो माफ़ ना करती। खुदा से बढ़कर कोई ज़ात नहीं। जाओ, अरशद अली तुम्हें माफ़ किया। मेरी बेटी बेकसूर थी, मुझे पता था वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। अरफा ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये अम्मी पानी पी लें। रोशाइल ने सबीन को पानी पकड़ाया। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी देखभाल करने की। सबीन को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी तबीयत अब नासाज रहती थी, लेकिन अभी भी उसके दिल में रोशाइल के लिए नफरत कम ना थी। चाहे शावेज और मिर्ज़ा सिकंदर ने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुमने मेरी भांजी का घर तबाह कर दिया है। मेरी बहू सिर्फ सारा है। सुन लिया तुमने? मैं यहाँ मेडिसिन रख के जा रही हूँ, खा लीजिएगा। रोशाइल ने तहम्मुल भरे लहजे में कहा और कमरे से रवाना हो गई। रोशाइल, रोशाइल उठो। रात के 12 बजे शावेज ने उसे आवाज़ दी। क्या हुआ? उठो तो सही। शावेज प्लीज़ मुझे सोने दो। उसने करवट बदली। शावेज बेड से उठा और उसका हाथ पकड़ा और उठाया। हैप्पी बर्थडे मिस रोशाइल, मलका आलिया। जैसे शावेज ने कहा, कमरे की लाइट्स ऑन हो गईं और वो हाथ में केक पकड़े खड़ा था। वो बिल्कुल हैरान थी कि उसे अभी तक उसका बर्थडे याद था। क्या हुआ? केक काटो। उसने केक नाइफ से उसे थमाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शावेज ने केक रोशाइल को खिलाया। थैंक यू, रोशाइल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हारी बर्थडे मैं कभी नहीं भूलता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। पहले खड़े हो जाओ शावेज। खड़ी तो हूँ। शावेज ने रोशाइल को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। डायमंड रिंग? रोशाइल ने चौंकते हुए शावेज की तरफ देखा। हाँ, क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही तुमने और मिस ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं होता। तुम मेरी बीवी हो और शौहर का फर्ज होता है कि वो अपनी खुशी रखे अपनी बीवी को, उसकी हर ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करे। और शौहर जो भी चीज़ तोहफ़ा वगैरह लाए ना, तो बीवी को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। अरे वाह, आप तो बहुत नेक परवीन हैं। देख लो फिर तुम्हारा शौहर कितना समझदार है। लगते तो नहीं हो। क्यों? आजमा के देख लो। नहीं, मैं नहीं आजमाती। वो बेड की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? शावेज ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जहन्नुम में जाना है क्या? हाँ, जहन्नुम में वो तो औरतों की कसरत तादाद का ठिकाना है। जैसे तो सारे मर्द जन्नत में ही डाले जाएंगे। हो सकता है, शावेज ने मुस्कुराते तंज किया। तुम्हारी सोच है। वो ये कहते हुए फिर मुड़ी। अच्छा सुनो तो सही। क्या शावेज, थोड़ी देर और बातें कर लें? सुबह ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो हरगिज नहीं कहूंगी। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ कहना है। उसने रुशाइल के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। देखो रुशाइल, मैं जानता हूँ ज़िंदगी ने हमें कैसे मिलाया, ये नाकाबिले तवक्को था। और तुमने जो कुछ भी सहा, मामा का जुल्म, मेरी तल्ख बातें, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और हमेशा ये मेरे दिल में रहेगा। चाहे तुम मुझे माफ़ भी कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद कोई दुख नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ रुशाइल, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मुश्किल वक्त हो या कुछ भी, तुम्हारा शौहर कदम ब कदम तुम्हारे साथ है। अरे वाह, ये तो बड़ा बड़ा एहसान हो गया शावेज। चलो अब सो जाओ। जालिम बीवी, कदर करो मेरी, शावेज ने हंसते हुए कहा। रोशाइल मुस्कुराई और लेट गई। नींद कहाँ आनी थी उसे, वो तो बस उसे रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर शावेज से वो और बातें करती तो वो खुद को उसके सामने कमज़ोर महसूस करने लगती। उसकी बातें याद करते हुए वो मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने उसका इम्तिहान कामयाब कर लिया। शावेज, तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हो जिसके बगैर मैं एक पल नहीं गुजार सकती। पता नहीं क्यों मैं खुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर महसूस करने लगती हूँ। जब जब तुम मेरी परवाह करते हो, जब घर आते मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हो, जब जानबूझकर मुझे बुलाने की कोशिश करते हो और बार बार मुझ पर अपना हक जताते हो। पता नहीं क्यों बढ़ते दिनों में मुझे तुम्हारी ये बातें, हरकतें भाने लगी हैं। चाहे तुम जैसे भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी हूँ और ये बात शायद मुझसे कभी ना इकरार हो सके, क्योंकि शायद मासी के जख्म इतने गहरे निशानात छोड़ गए हैं कि रूह कांप उठती है। रुशाइल शावेज की तरफ मुंह किया था जो सोया हुआ था।
शावेज उठो, उठो बाबा, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे हद होती है, कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ मैं जाने लगी हूँ, ठीक है, बाद में आते रहना। अच्छा अच्छा, आ गया। हाँ, आ जाओ प्लीज़, ये मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखे हैं, फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। रोशाइल ये कहते कमरे से बाहर रवाना हुई। ये ले बाबा आपका जूस, थैंक यू सो मच बेटा, आओ तुम भी करो नाश्ता। जी, रोशाइल ये कहते हुए चेयर पर बैठ गई। सबीन को नाश्ता दे दिया? जी हाँ, मुलाजमा के हाथ भिजवा दिया था, आपको तो पता है वो मुझे देखना पसंद नहीं करती। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज जी बाबा जानी, वो आज हमारी मीटिंग थी मिस्टर मकसूद के साथ। जी आज 11 बजे है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मिस्टर मिर्ज़ा कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ गए। हेलो सारा मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो वह उखड़ी, तो क्या बेटा, मैं इस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखें खाला, वो मनहूस तो अब आपके घर की बहू बन चुकी, अब चाहे आप उसे जो मर्जी कहिए। आपके बेटे ने उसे घर से निकालने के बजाय मुझे घर से निकाला। अरे वाह, सारा खेल आप खेलती नहीं शावेज के साथ और विलन मैं। वाह, बहुत अच्छा गेम प्लान किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही कह रही हूँ जो आपने सोचा और किया। और एक बात याद रखने, मैंने शादी सिर्फ शावेज के साथ करनी है, पूरे खानदान के साथ नहीं, कि सबका ठेका नहीं लिया है मैंने, सुन लिया आपने? भाड़ में आप और आपका बेटा जाए। सारा ने ये कहते फोन बंद कर दिया। सबीन वहीं दंग रह गई। उसका अपनी बहन का खून ही उसके साथ इतनी बदतमीजी की, सारा जिसके लिए मैंने इस लड़की को इतनी बातें सुनाई और आज वही मुझे बेसहारा छोड़ गई। शायद ये मुझे सजा मिली है जो मैंने उसके साथ इस कदर जुल्म किया। सबीन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची ऊंची आवाज में रोए, लेकिन वो क्या करती। आंटी ये दवाई ले। जैसे रोशाइल अंदर दाखिल हुई, उसने मेज पर दवाई रखी और बाहर जाने लगी। रुको, सबीन के कहने पर वो उसके वहीं कदम रुक गए। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सबीन ने अपने हाथ से बेड पर बैठने का इशारा किया। वो हिचकिचाई और बेड की तरफ बढ़ी। सबीन ने रोशाइल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो, तो क्या तुम मेरे सारे जुल्म भुलाकर मुझे माफ़ कर दोगी? सबीन की आवाज़ में निदामत छलकी, आंसू उसका चेहरा भिगा था। जी मैं आपको माफ़ कर दूंगी, क्योंकि अफू दरगुजर करना सबसे बड़ी बात है। तो खुदा के लिए रोशाइल मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें इतनी अजियतें दी, बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की सज़ा पाई कि अब अपने ही मुझे छोड़ गए। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बातें मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात माफ़ की, तो वो मैं आपको कब का कर चुकी। प्लीज़ आप रोइए मत। क्या करूँ रुशाई, ये आंसू रुकते नहीं। मुझे खुशी के अलावा मुझे खुशी कि अल्लाह ने आपके सीधे साधे रास्ते पर चला दी। बेटा तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। मैंने तुम पर इतना जुल्म किया, क्या क्या नहीं किया तुम्हें, तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई, हत्ता कि मैं ये तक भूल गई कि खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि 4 उँगलियाँ हमारी तरफ भी होती हैं। मैं ना तो एक अच्छी सास और ना ही अच्छी माँ बन सकी। अपने ही सगे बेटे की खुशियों की दुश्मन थी, इस कदर के अपने इन हाथों से खुद अपने बेटे की खुशियाँ छीन ली थीं और उसको उसकी मोहब्बत से अलग करने की बहुत कोशिश ही की। लेकिन देखो ना, उसकी मोहब्बत में तड़प रही थी, क्योंकि वो गुड़िया से बहुत प्यार करता था और करता है, और तुम्हारा निकाह भी उसी से हो गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहक गई थी। मैंने वहीद साहब और मिर्ज़ा सिकंदर की दोस्ती में दरार पैदा कर दी, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों का रिश्ता ना हो सके। लेकिन मैं शावेज के दिल से कभी तुम्हें निकाल नहीं पाई। खुदा के लिए रोशाइल बेटा मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही सबीन ने अपने दोनों हाथ जोड़े उसके सामने किए, उसने जल्दी से इनके हाथों को थाम लिया। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत करें। और रही बात माफ़ी की, तो मैंने आपको माफ़ किया। अगर मेरा खुदा इतना रहीम व करीम है और वो चाहते हैं कि आप दुरुस्त रास्ते पर चलें, तो फिर मैं कैसे आपको रोक सकती हूँ? आप मेरी बड़ी हैं। हाँ, जो भी गलतियाँ माजी में होंगी, लेकिन उनकी तलाफ़ी तो की जा सकती है, और मुझे यकीन है अम्मी सब कुछ भुलाकर पहले जैसी हो जाएंगी। ये सुनते ही समीन फूट फूट कर रोने लगी और उसने बेख्तियार रोशाइल को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी बेटी हो रोशाइल, आप ही बहुत अच्छी हैं। रोशाइल की आवाज़ भीग गई। खुदा ने उसे इतनी खुशियों से नवाज दिया। वाकई खुदा ताला बड़ा नवाजिश वाला है, जो अपने बंदे को इम्तिहान में कामयाबी पर बहुत खुशियों से नवाजता है। और आज उसने मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौटा दी। कुछ माजी की तलखियाँ थीं जो कभी भूली तो नहीं जा सकती थीं, लेकिन भूलने की कोशिश तो की जा सकती थी। ज़िंदगी का ये असूल होता है, आजमाइश के बाद खुशी दस्तक देती है, लेकिन आजमाइश के मराहिल इतने आसान नहीं होते। इसमें सब्र व शुक्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, और अगर इसी असूलों को हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। वो कहते हैं ना, हर गम की काली रात के बाद खुशी का उजाला ज़रूर होता है। हेलो मिसेस शावेज। शावेज प्लीज़ ऐसे चोरों की तरह ना डराया करें। क्यों, तुम डर गई? नहीं, मैं तो नहीं डरी। उसने जूस का ग्लास पकड़ते हुए कहा। कहाँ लेके जा रही हो? आंटी को जूस देना है। ओह अच्छा, क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, पर शायद अब हो जाए।
کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ملکہ عالیہ آج رات کو ڈنر کرنے آپ میرے ساتھ باہر جائیں گی، تو بولیے منظور ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں اس معاہدے کو مسترد کرتی ہوں، میں اس معاہدے کو مسترد کرتی ہوں، دیکھ لیجیے، نہیں تو اس نے بات آگے بڑھائی، نہیں تو ہم آپ کی یاد میں شراب پی لیں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، میں تو بتا رہا ہوں، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو کچھ نہیں، بس ذرا گھر لیٹ آؤں گا۔ مشروب شاویز، تمہیں میری قسم ہے کہ تم نے دوبارہ اس چیز کو ہاتھ لگایا تو، اس نے گھبراتے ہوئے تلقین کی، جب تم آؤ گی نہیں تو پھر کسی کو تو ساتھ ہونا ہی چاہیے، رات 9 بجے گاڑی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ بلیک میلر کہیں کا، روشائل نے دبے لہجے میں کہا اور سبین کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سبین تمہارے اس فیصلے پر، میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ روشائل سے اچھی بیٹی اور بہو ہمارے شاویز کے لیے کوئی نہیں، لیکن شاید تب تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تھا اسے تو مجھے اس میں وحید کا عکس نظر آیا تھا، عرفہ بہن کی تربیت، لیکن میں پہچان نہ پایا۔ چلو جو بھی ہے ہو چکا ہے، اب ہم پھر سے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے۔ وحید اگر اس دنیا میں ہوتا تو اس سے معافی مانگتا، یہ کہتے ہی مرزا سکندر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پلیز مرزا صاحب، آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیے، سارا زہر میں نے گھولا تھا، آپ کی دوستی میں دراڑ میں نے پیدا کی تھی، لیکن میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ خیر سبین، اب جو ہو گیا۔ مرزا سکندر نے ارشد احمد کے گھر کے قریب گاڑی روکی اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے تسمیہ نے دروازہ کھولا وہی دنگ رہ گئی۔ مرزا سکندر اور سبین نے باری باری اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کون ہے تسمیہ؟ کون آیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے عرفہ بیگم جب دروازے پر آئیں، ان کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، مرزا بھائی، میرا تم سے تمہاری دوستی سے کوئی تعلق نہیں۔ عرفہ کو ساری ماضی کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ آئیے نا، اندر آئیے۔ عرفہ، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں اپنی ان تمام غلطیوں کی جو میں نے کی تھیں۔ مجھے علم ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہے مجھے معاف کرنا، لیکن میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ عرفہ، میں نے جو کچھ بھی کیا وحید بھائی جیسے سچے انسان کی دوستی کو جھوٹا ثابت کیا۔ مرزا کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ عرفہ، جو بھی کیا میں نے کیا، مگر دیکھو نا، قسمت نے ہمیں پھر سے جوڑ دیا۔ ہمارے بچوں کا نکاح میں بندھنا ایک کڑی تھی جس نے ہم دونوں خاندانوں کو ملا دیا۔ عرفہ خاموش تھی، وہ کیا کہتی؟ جو بھی کہنا تھا وہ تو وحید صاحب کہتے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ دیکھیں بھابھی، آپ فکر مت کریں، ہم ارشد صاحب کا علاج بہتر سے بہتر کروائیں گے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ مرزا سکندر نے تحمل بھرے انداز میں کہا۔ اچھا بھابھی، اب ہم چلتے ہیں، آپ بھی آئیے نا، روشائل کو اچھا بھی لگے گا۔ جی جی ضرور، عرفہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 9 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا کہ روشائل سامنے سے ہی آتی معلوم ہوئی۔ بلیک فراک میں ملبوس انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر رنگت کا نور، نین نقش اور معصومیت کا پہرا تھا کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گی، کیونکہ تم نہیں چاہتی تھی کہ میں شراب پیوں۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کیوں؟ پہلے نہیں تھی؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تم تو مجھے ہمیشہ سے خوبصورت لگتی تھی اور لگتی ہو، تبھی تو یہ دل تم پر ہار گیا۔ اس نے صرف تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ واہ، بڑی شاعرانہ باتیں کرنے لگے ہو۔ جی، آپ کی محبت کا اثر ہے۔ تم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ جی ضرور کریں گے، لیکن اس وقت صرف میں تو آپ کی ہی باتیں کروں گا۔ جیسے شاویز نے کہا وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پاگل، روشائل نے مسکراتے ہوئے کہا، تیرے پیار میں۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارسل تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ جیسے ارسل نے شاویز کی آنکھوں سے پٹی کھولی، شاویز ایک دم چونک گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں یہ چاروں دوست بیٹھ کر اپنی زندگی کا ایک قیمتی فیصلہ گزارتے تھے۔ شاویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستی کا رشتہ تھا ان کے درمیان، لیکن جواد کی بے رخی سے شاویز کبھی اکٹھا نہیں بیٹھا تھا۔ یار شاویز، اب ایسے تو مت کر، دیکھ معافی مانگتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے، صرف ایک دفعہ۔ سالے گلے سے تو لگا بڑا ترس گیا ہوں۔ جواد کی آنکھوں میں آنسو لہروں کی صورت ٹپک رہے تھے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ چل پیچھے ہٹ، شاویز نے اسے دھکا دیا اور پھر زور سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ دوستی کی مثال ہے یارو، کیونکہ دوستی وہ رشتہ ہے جو دلوں میں بس جاتا ہے، جو سانسوں کو جوڑ دیتا ہے۔ پھر تعلق ٹوٹنے کی بات ہی کیا؟ آج چاروں دوست پھر سے مل کر اکٹھے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی زندگی حالات جاننے کے لیے۔ سب کے چہروں پر الگ سی مسکراہٹ تھی۔ 12 بج گئے، حد ہوتی لاپرواہی کی بھی، کہاں رہ گئے ہیں؟ پتہ بھی ہے مجھے نیند نہیں آتی، لیکن انہیں کیا، انہیں تو مزہ آتا ہے۔ وہ مین دروازے کے قریب کھڑی بار بار چکر لگا رہی تھی اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی۔ روشائل کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ شاویز فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بھی اسی فکر میں تھی کہ دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، روشائل نے سنی، اس نے شاویز کو دیکھا اور بھاگ کر شاویز کے گلے لپٹ گئی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، پتہ ہے تم نے میری جان نکال دی تھی، پتہ بھی ہے شاویز میری کیا حالت ہو جاتی ہے جب تم گھر لیٹ آتے ہو۔
वो मुसलसल बोल रही थी। अभी तक उसने मजबूती से शावेज को जकड़ा हुआ था। बात करते करते वो अचानक रुक गई, क्योंकि शायद वो सब कुछ बोल गई थी जो वो शावेज के सामने बोलते से रुकती थी। वो मैं रोशाइल मौजू तब्दील करना चाह रही थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। शावेज ने उसे अपने सामने किया और उसके माथे को चूमा और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मैं फ्रेंड्स के साथ लेट हो गया और हाँ, शराब को हाथ नहीं लगाया। इस बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। खुशियां ही खुशियां उनकी ज़िंदगी में भर आई थीं, शायद जिनकी तवक्को रुशाइल ने नहीं की थी। सबीन मिर्ज़ा सिकंदर का रुशाइल के साथ और उसके घर वालों के रिश्ते और गहरे मोहब्बत के रिश्ते में बन गए थे। दोनों घर आपस में हंसी खुशी मिलते और आखिर बड़ों के दरमियान तय पाने वाले फैसले पर रुशाइल और शावेज की एक बार फिर सब रिश्तेदारों के सामने धूमधाम से शादी की गई और सबके सामने रोशाई को शावेज सिकंदर की बीवी तस्लीम किया गया। 2 साल बाद तुम्हारी आदतें आज भी वैसी की वैसी हैं शावेज, जल्दी उठो, इतना टाइम हो गया है, रोशाइल ने शावेज को आवाज़ देते हुए कहा।